अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आप एक न्यूज़ की स्क्रीन पर हमें पहली मर्तबा देख रहे हैं। अवैस आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा नाम शिफा यूसुफजई है और मेरा नाम है उवैस मंगलवाला और हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा जो ये सुबह का, जिसको आप आसान अल्फाज में कहते हैं सुबह का मंजन। ये सुबह का मंजन है। इस सुबह का मंजन हम एक मुदंजन की फॉर्म में आपके सामने लेकर आए हैं और सुबह आपकी जानदार बनाएंगे ताकि आपकी ज़िंदगी शानदार हो जाए। क्योंकि ज़िंदगी का उसूल क्या है, ज़िंदगी का रूल क्या है, वो ये है कि अगर सुबह जानदार होगी तो ज़िंदगी शानदार होगी। यही हमारी कोशिश होगी और इसीलिए अब हमने यूजुअली तो ये होता है हमारा सिलसिला कि हम ब्रेकफास्ट शो करते हैं और सुबह के वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सुबह के माहौल में डिस्कस होती हैं हम करते हैं, लेकिन या जो शाम के माहौल में डिस्कस नहीं होती वो हम सुबह में करते हैं। बहुत मरतबा ऐसा भी होता है, लेकिन अब मामला डिफरेंट है। आप लोग इंतहाई बेताब हैं, बेचैन हैं वोट डालने को, तो हम भी आपके लिए वोट से रिलेटेड जितनी मालूमात हैं, जो कुछ मुल्क में वोट देने और वोट मांगने वोट लेने तक का ये सारा सिलसिला है, ये हम आपके साथ खालिसतन डिस्कस करेंगे अपनी इलेक्शन मॉर्निंग्स में। ये है इलेक्शन मॉर्निंग्स। जी शिफा, तो अब ये इलेक्शन मॉर्निंग्स हैं जी, इलेक्शन मॉर्निंग। अच्छा, अब होता क्या है कि इस वक्त चूंकि इलेक्शन की बातें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि लोग जब रात को सोते हैं तो ख्वाब में भी उनको इलेक्शन आ रहे होते हैं और ख़ास तौर पर कुछ इलेक्शन नहीं आते वैसे, कैंडिडेट्स की तस्वीरें ख्वाब में आ रही होती हैं, उनके नारे, उनके वादे, उनके जलसे, उनकी तस्वीर, उनके सारे ख्वाब वो जो लोगों को दिखाते हैं और कुछ की पिटाइयाँ वो भी आ रही हैं, पिटाइयाँ भी सामने आ रही हैं बिल्कुल सामने, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपकी सुबह को ज़रा डिफरेंट बनाएं और आपसे पूछें भी, आपसे जाने भी, आपको बताएं भी कि इलेक्शन का सारा मामला है क्या और किस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इन इलेक्शंस के बारे में जानना ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें इस इलेक्शन में हमारे लिए करना जरूरी है। बिल्कुल, देखें वोट देना सबका हक भी है और आप लोगों का फर्ज भी है। सो ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो दोनों साइड से चलती है और उसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हम भी अपनी सहाफती जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। आपने पिछले इलेक्शन में वोट दिया था? जी दिया था। एक ही दिया था? वोट मैंने तो एक ही दिया था। मैंने तो 2 दिए थे। हाँ, आपका 2 सूबाई वाला भी तो दिया था ना, कौमी और सूबाई। मैंने एक ही दिया था, एनए का दिया था इस्लामाबाद। सूबाई वाला आपको उम्मीदवार पसंद नहीं था? नहीं, तो एनए इस्लामाबाद में सूबाई नशिस्त नहीं है। अच्छा, वो इस्लामाबाद ही है ना। आप तो इस्लामाबाद का कहा जो सिलसिला है वो ये है कि वहाँ पर नेशनल असेंबली है, वहाँ पर वोट एक ही होता है। जो सूबे में डालते हैं वो 2-2 वोट डालते हैं, वो ग्रीन बैलेट पेपर और वाइट बैलेट पेपर का इस तरह का कुछ निज़ाम होता है वहाँ पे। खैर बहरहाल वो वाला वोट मैंने बड़े अरसे से नहीं डाला। चले, तैयार रहें वोट डालने के लिए, तैयार रहें। अच्छा, अब हमारे प्रोग्राम में अब ये जो हमारी इलेक्शन मॉर्निंग्स का सिलसिला है, इसमें हमने करना क्या है, पहले तो हम ज़रा दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसे डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे कुछ मेहमान होंगे जो आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे, उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और भी बहुत कुछ होगा। तो सबसे पहले हम कहाँ चलें? हम ख़बरों की तरफ भी चलेंगे, लेकिन हम तारुफ भी करा दें। हम एक शख्स को आजकल ये इलेक्शन मॉर्निंग्स की सारी सूरत हाल में तंग बड़ा करेंगे और वो है हमारे साथ मौजूद मारिया नज़ीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी ही अच्छी और फ्रेश मॉर्निंग का स्टार्ट किया आप लोगों ने। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम आपको शिफा और अवैस। आपकी मॉर्निंग का आगाज़ कितने बजे होता है? मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हो जाता है 6 बजे। आना होता है, बुलेटिन करना होता है और उसके बाद आप जैसे प्यारे चेहरों बहुत पहले फ्रेश हो जाती है। ऐसा ही है, रूटीन बन चुकी है अब तो, सेट है इस रूटीन। तो हमेशा से आपका सुबह उठने का मामला यही था? आसान हमेशा से स्कूल टाइम से चलते आ रहे और अब तो रेगुलर हो गए। 6 बजे उठ जाना होता है और फिर ड्यूटी भी ऐसी होती है। रात को कितने बजे सोती हैं? रात को तकरीबन 10-11 बजे। रूटीन इंटरव्यू ले लें उनका, किताब लिखेंगी आप पर ये? नहीं, वो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अक्सर जो मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं, हम हो गए या ये लोग हो गए, लोग समझते हैं कि भाई इनके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सुबह उठने का दिल नहीं भी चाह रहा होता। तो मैं वो चाह रही हूँ कि ये बताएं कि कभी कभी ऐसा होता है क्या? ऐसा ही है क्योंकि कल हम रीलॉन्चिंग में हम लोग सब बिजी थे और फिर यहाँ से बड़ा लेट गए, तो सुबह लग रहा था कि यार अल्लाह जी झूठ ही आज उठना, क्या क्यों उठना पड़ रहा है आज बड़ी मुश्किल से उठे। लेकिन जब एक नया आगाज़ था, एक नई सुबह थी, तो एक मोटिवेशन थी और वो मोराल हाई था, तो इसलिए फिर एक्टिव हूँ इस टाइम। भाई रूल आपको याद रखना है। रूल क्या है? सुबह जानदार तो लाइफ शानदार, ये याद रखना है। ठीक है, क्या रूल है? सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। ये रूल आप सब लोगों ने याद रख लेना है भाई। सुबह जानदार तो लाइफ शानदार,
क्योंकि अगर आप सुबह अपनी तो प्रोडक्टिव वही जानदार बनाने के लिए आप लोग हैं ना यहाँ पर। बस आप भी हमारा साथ देंगी और नाजरीन मारिया जो हैं वो हमें खास जो न्यूज़ की स्टोरीज हैं उनसे अपडेट करेंगी और जाहिर है वो हम मारिया से सुनते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ही है वैस? ऐसा ही है जी, बिल्कुल। बताएं जी मारिया, क्या क्या चल रहा है खबरों की दुनिया? अरे वैसे अल्लाह की ज़मीन से मुझे 2 मोबाइल मिले भाई। लोगों को मोबाइल मिलता है अल्लाह की ज़मीन से, मुझे ये न्यूज़ की टेबल से 2 मोबाइल मिले हैं। वाह, ये अभी यहीं पे रखे, ये आएगा शिवा आपके, ये मेरे बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सामान होता है हमारा पे रख पाएंगे। तो खबरों की बात करें जी। कल, क्योंकि हम लॉन्चिंग में मसरूफ थे, लेकिन कल संडे जो था वो सियासी लिहाज से बड़ा गर्मा गर्म था। जलसे जुलूस चल रहे थे, तनकीद हो रही थी, एक जमात करी थी किसी एक जलसे में दूसरी जमात पे, तो दूसरी जमात तनकीद करी थी। तो मामूल है, मामूल, हाँ, मामूल, और यही मामूल रहेगा आगे तक, इलेक्शंस तक। और इलेक्शन के बाद भी हम लोग देखेंगे जो पार्टी जीतेगी और जो हारेगी वो इन्हीं सब में लगी रहेगी। तो कल जो है वो तनकीद कहाँ से, किस किस पर, कहाँ किस-किस जलसे पार्टी हुए, के? क्या हुआ, कुछ थोड़ा कल जो है की वो तफसील है? बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें होती रहीं, बानी पीटीआई के हवाले से बातें होती रहीं और सब जो है मंशूर भी लेकर आते रहे। बिलावल भुट्टो के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वही तनकीद जो नवाज शरीफ के हवाले से वो करते जा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, पहले मखलूत हुकूमत थी ये, और अब ये जो है बिल्कुल अब अचानक से दुश्मनदारी सही होता है। इलेक्शन है, इलेक्शन में तो यही करना होता है भाई। शिफा आपने कोई सही काम नहीं किया, शिफा कहेंगे वैसा आपने सही काम नहीं किया, फिर हम बताएंगे दुनिया को कि हम अलग अलग हैं और उसके बाद फिर हम बिल्कुल। दरअसल इलेक्शन लड़ने की बुनियाद हमारे यहाँ जो है ना वो दुश्मनदारी और एक दूसरे पर तनकीद बराए तनकीद है। दुश्मनदारी, दुश्मनदारी, वाह वाह वाह, क्या लफ्ज़ है। आपकी उर्दू में भी बड़ी अब मुश्किल दुश्मनदारी। बिल्कुल। लेकिन खैर कल बड़े अहम जलसे जुलूस जो थे वो हुए। एक तो कराची में भी बड़ा अहम और बहुत बड़ा जुलूस जलसा जो था वो देखने में आया जमात इस्लामी वालों का, और वहाँ पर भी वाह वाह। जमात इस्लामी वालों का नारा क्या है? हल सिर्फ जमात इस्लामी। ये अच्छा लाया, ये टैगलाइन उन्होंने अच्छी बनाई है। हल तो सबके पास ही है, अब ये देखना है कि अमलन कौन करेगा। कल जो आएगा वो हल कर सकेगा या नहीं ये नहीं पता हमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जब मिलेगा उनके हाथ में आएगी तो फिर आगे। तो पहली तो चले हमने ये मामला देख लिया कि भाई ये जो जलसे हो रहे हैं उन जलसों में एक तो अपने मंशूर का भी ऐलान किया जा रहा है। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं किस कैमरे में देखकर बात कर रहा हूँ, क्या ये वाला कैमरा है या ये वाला कैमरा? आप समझ में आ गया ना मुझे भाई। देखें होता है ये है लाइव का हुस्न, लाइव ट्रांसमिशन का हुस्न कहते हैं, जमहूरियत का हुस्न है ये। इलेक्शन मॉर्निंग्स है, इसमें आप जमहूरियत का हुस्न कहें हर चीज़ को। बिल्कुल। तो ये जमहूरियत का हुस्न है जी, ये जमहूरियत का हुस्न है जी, यूं कह लें। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। हुस्न पे मैंने बता दिया आपको कहाँ हुस्न। तो एक तो ये मामला हो रहा है कि ये तमाम लोग, तमाम पार्टियां अपने अपने जलसे कर रही हैं, तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं एक दूसरे पर, अपना पावर शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, वो इनका सारा मामला। अच्छा, कल शहबाज शरीफ साहब का सियालकोट में भी अच्छा खासा भारी भरकम इज्तिमा था। अरे उन्होंने जुमला दिया भाई, शहबाज शरीफ साहब ने क्या जुमला दिया, कमाल जुमला दिया भाई शहबाज साहब ने। वो जुमला क्या है कि तीर पर भी एक नुक्ता लगा दो तो शेर बन जाता है। वैसे बात भाई वेरी क्रिएटिव, हाईली क्रिएटिव शहबाज साहब, क्या कर दिया आपने वाकई। और तो कल ये सारी सूरत हाल थी। बिलावल भुट्टो साहब के भी जलसे थे और वो भी भरपूर जलसे कर रहे हैं। और हाँ, अच्छा, बड़े अरसे बाद एक कॉल आई थी, एक कॉल और आई थी इतवार के दिन की कॉल आई थी कि बाहर निकलो भाई कैंपेन करो, तो उनकी भी अच्छी खासी वो उसमें तो फिर आपको पता है इंतशार हुआ और फिर पुलिस आई, एक तरफ आवाम थी एक तरफ पुलिस थी और झड़पें होती नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि आवाम है, जमहूर, हमें भी अपनी है, पुलिस भी अपनी है, लेकिन अफसोस की बात कि अपने ही लोग जो है आपस में गुत्तम गुत्ता है। वो भी तो अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना। अब इलेक्शन का दौर है, अब आप जलसे करने में लगे हुए, ये कोई तरीका है? हाँ, ये सही आप अपने लोगों को बाहर बुला रहे हैं, इलेक्शन का दौर है, आप अंदर बैठे। और ये सही है कि इलेक्शन के दौर में दफा 144 नाफिज है, तो भाई उसमें क्यों निकलते हैं फिर बाहर? आपको पता नहीं है दफा 144 है तो जलसे, डिजिटल जलसे हो रहे हैं भाई। इंटरनेट की बंदिश आ जाती है, वो शार्क आती है, देखिए इंटरनेट की बंदिश नहीं, शार्क काटती है तारों को। ये वो शार्क है जिसे पता होता है कि किस दिन क्या होने जा रहा है और वो जाके उस तार को काटती है। बिल्कुल। अच्छा जी, लेकिन खैर बहरहाल ये हो गई हमारी जलसों की बात। जलसों की बात। अब जरा ईरान की तरफ आएंगे। हाँ, ईरान भाई बिल्कुल। वहाँ पर ये खबर आई है कि वहाँ पर जो है 9 मासूम पाकिस्तानियों की शहादत का आया मामला सामने आया है और इस पर हमारे वजारत ख़ारजा की जानिब से भी इस पर मजम्मत की गई है, रद्द-ए-अमल दिया गया है। ईरान और जो कशीदगी पाकिस्तान के बीच में हुई है, होपफुली क्योंकि हम मुस्लिम ममालिक हैं, एक इत्तेहाद है, हमें एक यूनिटी थी, लेकिन अब वो जो टूटती नज़र आई थी, होपफुली कि वो दोबारा बहाल हो। अच्छा, ईरान के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो जनवरी में जो ख़राब होना शुरू हुआ है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव तो आए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब पहले वहाँ से हमला हुआ, फिर उसके बाद हमने एक हमला किया,
फिर और फिर फौरन तेजी से दोस्ती हुई, बड़ी तेजी से वापसी की ये और हम बड़ा सुकून का सांस लिया था कि चलो ये अच्छा हो गया, सुकून हो गया। अब जो है ये दोनों ममालिक एक मरतबा फिर जो पाक ईरान भाईचारा है, कुछ दिन पहले ये था कि हम लोगों ने अफगानिस्तान के हवाले से टेबल टॉक करनी थी, लेकिन अफगानिस्तान को छोड़ के हम खुद ही आपस में इस सिचुएशन पर आ गए। बिल्कुल। अच्छा, अब जो ये वाकया हुआ है, इस वाकये की तफसील क्या है कि ये बुनियादी तौर पर मजदूर थे जिनका ताल्लुक पंजाब से है और इन मज़दूरों के घर में जाकर अंदर घुस के फायरिंग की गई है और उसमें ये 9 मज़दूर जो है वो शहीद हुए हैं और 3 जो है वो ज़ख्मी हैं। अब बाकी दोबारा से मुलाकात होगी, हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं और जो ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात होगी। अब वो बैठेंगे और सिचुएशन को एक मरतबा फिर डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। फ़ौरन होना तो चाहिए ये मामला, क्योंकि अगर इस तरीके से चलता रहा तो हम जिसे कहते हैं ना कि वो जो आपने बात की कि मुस्लिम उम्मा है, भाईचारा है, होना चाहिए, वो अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर जो हमारे मुखालिफ कुव्वतें हैं उनका मुकाबला किस तरीके से करेंगे। बिल्कुल, ये सबसे बिल्कुल ऐसा ही है। और ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स जो हैं वो खासे ठीक रहे हैं। अक्सर आपने ओवर द ईयर्स देखा है कि हमारे कोई बड़े उस तरह के सीरियस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स या तो गैस दे रहे थे हमें, बिल्कुल गैस पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बड़ा सिलसिला था। उसके बाद पिछले दौर में पाइपलाइन की लाइन जरा ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन फिर भी पाइपलाइन आ रही थी। हाँ बिल्कुल, निगरान वजीर आजम की मुलाकातें डेवोस में उनके जो हैं उनकी हुकूमती एहलकारों के साथ हुई हैं। और इसके अलावा भी वहाँ से अगर पिछले दौर की हम बात करें तो 2 मरतबा जवाद ज़रीफ साहब यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि और बड़ा जल्दी आए थे। तो वो मामला जो थे वो अच्छे और खुशाइंदगी की तरफ जा रहे थे। खुशाइंदगी, भाई वाह 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 वाह, एक मरतबा फिर एक और उर्दू का नया लफ्ज़ हमने सीखा। पहले था दुश्मनदारी और अब आया है खुशाइंदगी। दुश्मनी, लेकिन वो अक्सर होता है कि लोग आप किसी से पूछें पहरेदारी होता है, ठीक है, नहीं वैसे दुश्मनदारी भी लोग कहते हैं, दुकानदारी होता है। हाँ दुकानदारी होता है, उर्दू में हो सकता है ना होता हो, लेकिन लोग जो है वो अक्सर हमारे यहाँ आप सुने ना किसी से कहे कि दुश्मनी थी, कहते नहीं कोई दुश्मनदारी नहीं सी। तो वो ऐसा भी होता है। अभी मैं फिलहाल तो क्योंकि लाहौर में है ना, तो मेरे पे लाहौर का रंग भी चढ़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, वो पंजाबी और वो चाय बिल्कुल हमारी आई खड़ी है, वो ठंडी हो जाएगी इंतजार में कि भाई ये कब चुप हो। मैं ले आऊं आपके लिए, मैं ले आती हूँ वैसे, आप खबर बताएं अगली, और बल्कि दूर रहता हूँ, वो खबर बताएंगी हमें, मैं चाय ले लेती हूँ, मुझे दे दें। जितनी वो चाय लेती तो इंटरनेशनल न्यूज़ पे चले जाते। उनको क्या पता इंटरनेशनल का, हम आपस के अच्छा ऐसा है, नहीं उनको पता है इंटरनेशनल का, बड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी। सदारती, आप मेरे साथ किसी इंटरनेशनल दौरे पर नहीं जाएंगे, मैं लेके नहीं जाऊंगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं माजरत खा, बस ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल बताइए। इंटरनेशनल में अब देखिए सदारती साल है, पाकिस्तान हो या बाहर हो, इलेक्शंस हो रहे हैं और अमेरिका में भी जो हैं वो नवंबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रम्प को पाकिस्तानी नैयाद जो हैं वहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या रीजन है? ये तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। इंटरनेशनल दौरे जो है वो रिपब्लिकन है और पाकिस्तान की अदरवाइज अगर आप देखें तो रिपब्लिकन्स के साथ ज़रा वेवलेंथ ज़्यादा मिलती है डेमोक्रेट्स से। डेमोक्रेट्स के दौर में पाकिस्तान में ड्रोन हमलों का भी सिलसिला जो है वो ये कहा जाता है कि रिपोर्टेड है कि ये ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए प्रॉबली लोगों को रिपब्लिकन ज़रा पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए नज़र आते हैं। डेमोक्रेट्स का ये सिलसिला होता है कि उनकी ज़रा हमारे खिलाफ या हमारी तरफ जाहरियत कह लें या उसको ज़रा सख्ती मिजाज जो है वो। ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन आदमी है, वो कहता है यार लेट्स डील, लेट्स अनकन्वेंशनल। ट्रम्प पे भी तो दफा 144 वालों ने लगाने की बड़ी कोशिशें की हैं। वो बेचारा सदारती जो उम्मीदवार तो है, लेकिन वो जीत रहा है। अभी मुख्तलिफ जो मामला वहाँ पर चल रहे हैं वहाँ पर उसकी पोजीशन अच्छी जा रही है। ऐसे ही जो भी मुनासिर हो रहे हैं उसके अंदर वो टॉप पे इस टाइम। बिल्कुल, तो ये दुनिया जो है ना बड़ी अजीब सी हो गई है। देखिए दुनिया बहुत अजीब सी हो रही है। बरतानिया में इलेक्शन होने हैं। अच्छा, बरतानिया में भी इलेक्शन होने हैं। अमेरिका में होंगे कब? नवंबर में। जी हाँ, और फिर बरतानिया में होंगे, वो भी इसी साल में होकर। वहाँ पर इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से बात की जा रही है कि वो बड़ी सख्त कर दी गई है। ये है ना, ये बताएंगे बरतानिया के बारे में। दुनिया आपको दुनिया में बरतानिया के बारे में कोई सवाल करना हो, मुझे पता है कि शिफा ही बताएंगे। बिल्कुल, बरतानिया एक्चुअली देखें सख्त तो हाँ मुख्तलिफ अदवार में कभी नरम होती है कभी सख्त होती है। जब उनको लगता है कि भाई लोगों को हमने कंट्रोल कर लिया, एक्चुअली वहाँ पर एक तो डायस्पोरा इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, बाकी ममालिक का, यूरोप से आए हुए लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब उन्होंने करना है पॉपुलेशन कंट्रोल, और वो डिस्करेज करते हैं लोगों को कि अब हमारी तरफ ना आए। और ऋषि सुनक चूँकि आया है तो ऋषि सुनक ने इंडिया के लिए तो बड़े सॉफ्ट कर दिए रूल्स पाकिस्तान के लिए, और वो फिर उस तरफ उसका ज़रा बायस नज़र आता है कि हमारी तरफ उसने ज़रा सख्ती तो होगा भी
जाहिर है भाई होगा भी। तो ये मामलात हैं, तो उनकी तो इमिग्रेशन का मसला बड़ा है, ये तो अच्छा खासा है। स्टूडेंट्स भी तो अब अपनी फैमिलीज नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते ना, वही बता रही हूँ आपको कि वो डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि अपने लोगों को, मतलब हमारे यहाँ आप मजीद आबादी मत बढ़ाओ भाई, अपने मुल्कों में रहो। नहीं तो उनको तो ब्रेक्जिट की वजह से बड़े मामलात हो गए थे, उनको तो बड़े मजदूर चाहिए थे, बिल्कुल गरीब आवाम की जरूरत थी, बिल्कुल ऐसा तो ही है। फिर वो क्यों अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी सही नहीं कर रहे भाई? अब उनके एनर्जी क्राइसिस भी हैं, अब उनके मसाइल और हैं। ब्रेक्जिट से निकलने के बाद उनके एनर्जी क्राइसिस बड़ा शदीद बढ़ गया, वहाँ पर बिजली के बिल जितने हम पे बढ़ रहे हैं वैसे ही वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, लोग रो रहे हैं उधर भी। बस लोड शेडिंग वहाँ पे नहीं होती, लेकिन अच्छा खासा वहाँ पर जो है वो सूरत हाल बड़ी ख़राब है। बिजली, पेट्रोल। आप तो नहीं सोच रही बरतानिया जाने के लिए? अल्लाह करे लग जाए। अल्लाह करे लग जाए, कैसी बातें कर रही है? अल्लाह करे लग जाए। आ जाओ ना। हाँ, घूम के क्लैरिटी दी है, घूम के आ जाओ, घूम के आ जाओ। वो वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं फिर वापस नहीं आते। नहीं मैं उनमें से नहीं यार, सॉरी, वो क्या हो गया आज हमें, वो मारिया की बात से ना मैं भी एक्साइटेड हो गई। उन्होंने कहा घूम के आ जाओ, मुझे भी वो घूमना याद आ गया। काकड़ साहब तो पहले ही कहते हैं कि वो तो क्या हो गया, अगर जा रहे हैं लोग जा रहे हैं तो क्या हो गया। अच्छा, अगर नंबर्स देखे जाए ना, हाँ। तो ये जितने 8-9 लाख अफराद हर साल जा रहे होते हैं, उतने ही अफराद इससे पहले भी जा रहे थे हर साल। मैंने कुछ नंबर्स चेक किए, ये ऐसा ही है। और भाई वो जा रहे हैं वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, काम करने के लिए जा रहे हैं, ज़रा मुबादला आ रहा है। पर क्या वो फॉरेन रेमिटेंस, अगर वो अपने साथ अपनी फैमिली को या किसी ऐसे शख्स को भी ले जाते हैं जो कि वहाँ पर पढ़ लिख जाए, तो किसी का मुस्तकबिल बन जाए, भाई उसमें क्या बुरी बात है। यहाँ पर भी पढ़ लिख सकते हैं लोग, वहाँ भी पढ़ लिख सकते हैं। अब यहाँ के और वहाँ के पढ़ लिखने में थोड़ा फर्क देख लें, बस थोड़ा सा। एक यहाँ के पढ़े लिखे हैं, वहाँ के पढ़े लिखे, फर्क देख लें। देखें, इंग्लिश बरतानिया नजर आ रहा है, क्वीन विक्टोरिया इनके अंदर। अच्छा, वैसे ये साल हम इलेक्शन की बात कर रहे थे, कम बैक टू द टॉपिक गाइस, हम इलेक्शन की बात कर रहे थे। और इलेक्शन जो है अगले इस साल 2024 में तकरीबन 40 ममालिक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40 ममालिक में इंतखाबात होने हैं, हमारे हमसाए मुल्क समेत। जी, मोदी सरकार का भी इलेक्शन होगा, वो भी लगता है कि होगा फिर आ जाएंगे। अच्छा जी, अगली इसके साथ है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हमने देखा कि वहाँ के इंतखाबात में भारत का बड़ा हाथ नजर आ रहा है, और उस पर भारत का बहुत सारी जगहों पर हाथ होता है। मुदाखलत है, साजिश है। वैसे ये साजिश कैसे? अच्छा, ये सवाल पूछा तो नहीं है वहाँ पे किसी ने? ये मैं हूँ, आई एम द फर्स्ट वन जिसने बांग्लादेश के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से ये सवाल पूछा है। बांग्लादेशियों सोचो, पूछो ये सवाल कि साजिश थी या मुदाखलत थी। लेकिन बांग्लादेश ने बात जो की है वो बिल्कुल सही की है कि भारत जो है वो कई जगह पर उसका हाथ होता है, बल्कि टांग होती है, वो टांग अड़ाता है अपनी हर जगह पर। तो अब उन्होंने इससे पहले मालदीव्स में टांग अड़ाई थी, मालदीव्स वालों ने भारत से कहा कि प्लीज़ आप बाहर जाएं, और अब बांग्लादेश वाले कह रहे हैं, वो क्या मूवमेंट का नाम है, इंडिया आउट मूवमेंट। इंडिया पहले चलती थी यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई थी कि बरतानिया वाले यहाँ से बाहर जाएं, और अब चल रही है बांग्लादेश में जी इंडिया आउट मूवमेंट। तो अब देखते हैं कि वो हसीना वाजिद साहब वहाँ पर आ तो गई हैं, और हमारे साथ मेहमान भी हमारे मेहमान गिरामी आ गए, माइक लगाए बगैर आ गए। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। हमारा सर, ये आप माइक पे बोलिएगा, माइक पे। हमारा जो प्रोग्राम है वो हाईजैक कर लिया गया है, और उसमें मालिक साहब तशरीफ ले आए हैं। मालिक साहब, आपको माइक लगाया जाएगा और फिर उसके बाद आपको बैठना होगा। मालिक साहब हमसे फरमा रहे हैं कि हम लोग वो हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमने इनको जो है वो हम जन्नती नहीं है, मालिक साहब ने कहा। और हमारे जो तमाम मेहमान हैं वो रेडी हो जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो है वो फिर ये इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, और बताइए क्या है सूरत हाल? मोनालिसा की पेंटिंग पे भी जो है वो गिराया गया, पेंट वगैरह गया, लेकिन जी अच्छा, सॉरी बताइए दोबारा। मोनालिसा की पेंटिंग पर भी जो है किसी ने उसको खराब करने की कोशिश की, उनकी आर्ट को। मोनालिसा को खराब करने की कोशिश की गई है भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त एक मामला हुआ है लूवर म्यूजियम में। वो 2 खवातीन थी, वो 2 खवातीन गई वहाँ पर, और उन दोनों खवातीन ने सूप फेंक दिया मोनालिसा पर। क्यों? वो बेसिकली फार्मर्स का ये एक एहतजाज है, और बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे फार्मर्स की हालत ख़राब है, हमारे फार्मर्स जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, तो हमें अपनी जो फूड की पॉलिसीज़ हैं उनको सही करना चाहिए। तो अब ये चीज़ उन्होंने एक एहतजाज के ज़रिए रकम करवाई है, अपना एहतजाज उन्होंने रकम करवाया है, और उन्होंने बताया है कि भाई अगर इस तरह के आप पॉलिसीज़ लेकर आएंगे जिससे हमारे किसानों का नुकसान होगा, हमारी जो फूड सप्लाई है वो पूरे मुल्क की मुतासिर होगी, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तो शुक्र है कि मोनालिसा के आगे वो एक बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ है, जिसकी वजह जी बड़ा सिक्योर रखा हुआ है मोनालिसा को। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से वो मोनालिसा बच गई, वरना तो वो मोनालिसा बर्बाद हो जाती बेचारी। इस म्यूजियम में लेकिन बुलेट प्रूफ क्यों होगा? क्योंकि उसको खतरा था ना मोनालिसा को कि भाई कोई भी आकर, आपने देखा नहीं, शीशा हो सकता है, ग्लास प्रोटेक्शन हो सकती है, बुलेट प्रूफ भाई सिक्योर, हाईली सिक्योर। ठीक है, हाईली सिक्योर। इफ यू से सो तो आई विल बिलीव। तो ये थी जी मोनालिसा। अच्छा, एक मिनट,
शिफा एक काम करें, वहाँ जाए आप कोने में जाए, कोने में जाए, ये कोने में जाए। देखें वो थी मोनालिसा और ये है कोनालिसा। कोनालिसा ठीक नहीं। हम नाजरीन जाते हैं ब्रेक पे, वक्फा का वक्त हुआ चाहता है और वक्फे के बाद हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। मजीद इलेक्शन के हवाले से बात होगी। हमारे मेहमान गिरामी भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हमें आते साथ ही अलकाबात से नवाजा है, लेकिन उनसे हम जाकर गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, बहुत बहुत खुशामदीद एक मरतबा फिर इलेक्शन मॉर्निंग्स में। हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया। एक गेस्ट को आपने कैमरे से पहले, ब्रेक से पहले देख लिया था स्टेज पर आते हुए, स्टूडियो की तरफ जाते हुए, और दो और गेस्ट ने मज़ीद हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के मायानाज़ सहाफ़ियों में इन सब का शुमार होता है और बड़े लंबे अरसे से इन्होंने ये जो सहाफ़ती इनिंग्स हैं ये खेली हैं और मुतअद्दिद इलेक्शंस कवर किए हैं, मुतअद्दिद फील्ड रिपोर्टिंग की है, मुख्तलिफ इवेंट्स कवर किए हैं और इनसे आज हम इनके तजर्बे के हवाले से भी बात करेंगे। इलेक्शन का माहौल है, हर तरफ आपको बेताबी है वोट डालने की, तो इनको भी और हमें भी बेताबी है उस इलेक्शन को कवर करने की, तो इनसे उसके हवाले से भी जानेंगे इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या होता दिखाई दे रहा है इनको, और मज़ीद हम इनसे बात करेंगे। मज़ीद आपके साथ भी हम शेयर करेंगे ट्विटर ट्रेंड्स भी, क्या चीज़ें ट्रेंडिंग हैं आज और कल रही, ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं आज के। और हमारे साथ कौन है वैसे? हमारे साथ हैं जी फ़ाद हुसैन साहब, हमारे प्रेसिडेंट, और जनाब मोहम्मद मालिक साहब और बतूल राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप सब लोगों की सुबह हो गई खैर खैरियत से? बस आपने करवा दी है ज़बरदस्ती। ये ज़बरदस्ती करवानी पड़ती है। सब लान तान कर रहे हैं सुबह से। रात को इतनी लेट ख़त्म करने के बाद सुबह सुबह बस ये आपका प्यार है कि हम आ गए हैं। बतूल आप पहली और आखिरी बार, पहली और आखिरी बार ये इन्होंने पहले से डिस्क्लेमर दे दी। ठीक है बतूल आप भी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि वो फॉग की वजह से बच्चों का स्कूल 9:30 हो गया है, तो आई वाज लकी कि आज मुझे बच्चों को ड्रॉप नहीं करना पड़ा, तो मैं एक मेरे लिए तो एक स्पेस था, सो आई केम। चलें गुड, आपने हमें स्पेस दे दी, हाँ। अच्छी बात है। अच्छा सर, हम थोड़ा सा अगर इस तरफ आएँ कि हमें तो कुछ ट्विटर ट्रेंड्स तो डिस्कस करने हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले थोड़ा सा अगर आप हमें बता दें कि आप लोग अपने जो प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर लेकर आ रहे हैं वो क्या क्या है, थोड़ा सा एक वन लाइनर लोगों को ज़रा एक आइडिया हो जाए कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। जी बिल्कुल, बल्कि अच्छा हुआ कि आपने हम तीनों को बुलाया हुआ है, क्योंकि मैं और बतूल जो हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं रेड जोन फाइल्स के नाम से, और उसमें आपको हर तरह के तज्ज़िये भी मिलेंगे, गेस्ट भी होंगे, डिस्कशंस भी होंगी, तो बड़ा अच्छा मज़ेदार प्रोग्राम जो है वो आ रहा है। सही, और ये कब कब होगा? ये मंडे टू थर्सडे होगा 7 बजे, और इससे पहले मैंने टॉक शोज़ और इंटरव्यूज़ में पर्टिकुलरली बहुत काम किया है, डॉक्यूमेंट्री में बहुत काम किया है, आउटडोर किया है, लेकिन ये फॉर्मेट मुझे इसलिए भी इंस्पायर किया क्योंकि फ़हाद हुसैन के साथ है, तो ये किसी रेगुलर जर्नलिस्ट के साथ नहीं है। साथ होता हाँ, तो अब ये डिबेट किसी और तरफ लेके जा रही है, मुतनाज़े कर रही हैं इसको गुफ्तगू को, लेकिन आई बिलीव यू आर स्टिल स्लीपी हेड। तो ये कि और फ़हाद हुसैन के साथ काम करने का मज़ा ये है कि जब आपकी जो टीम है उनकी एडिटोरियल सेंस अच्छी हो, तो वो एक जो जर्नलिस्टिक स्पेस है आपको वो मिलती है, और उस स्पेस की बहुत कमी है। तो मुझे लगता है कि जो टीम हमें मिली है, चाहे मालिक साहब हो, फ़हाद हुसैन हो, आप लोग हो, हर बंदा अपनी अपनी जगह इतना प्रोफेशनल है और मंझा हुआ है, वो अपना काम जानता है, तो देन यू एट द एंड ऑफ द डे यू डू लव योर वर्क एंड एंजॉय। इट्स अबाउट पैशन। ये काम वही है जो 9 to 5 वाला तो नहीं है, वरना तो फिर हम किसी बैंक में काम कर रहे होते और सुबह 9 बजे बैंक पहुंचते और 5-6 बजे छुट्टी कर लेते। मालिक साहब, आपने कितने इलेक्शंस कवर किए? पहली बात तो मेरा ख्याल है बैंक वालों ने आपको नौकरी नहीं देनी थी। नहीं, मैं बैंकिंग में था पहले। कैरेट अवे कि मैं बैंक में होता, अब मैं नहीं बैंकिंग छोड़कर मीडिया में आया। मैं लगता कड्डा क्यों हो गया। देखिए यार, आई स्टार्टेड 86 मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था, एंड 86 में। So 88 was the first। हमारे मीडिया में बहुत से लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे आजकल जो है। सो दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट। और बीबी जब आई थी तो बीबी वाज माय फर्स्ट मेजर कवरेज एज अ जर्नलिस्ट, और वो अनबिलीवेबल था। इट चेंज जर्नलिज्म फॉरएवर, और वैसा रिसेप्शन था। उससे कुछ अर्सा पहले शुरू किया था, तो तब मैं छोटी पार्टीज कर रहा था, तो मुझे ताज़ा पीपल्स पार्टी की बीट मिली। अच्छा। तो वो आज की तरह नहीं है कि आप हायर हुए तो एक माइक पकड़ लिया और आपने माइक पकड़ा और आपने दूसरे के मुंह में घुसेड़ दिया जाके।
उस ज़माने में यू हैव टू स्टार्ट, डिडंट मैटर कि आपकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वैसे क्या है, आप जितने मर्जी 30 मार खाओ। उस ज़माने में प्रिंट वॉज वेरी सीरियस और यू हैव टू वर्क योर वे अप। लाइक मुझे याद है मॉर्ग में खड़े होकर हमने मुर्दे भी गिने, सब कुछ किया, फिर छोटी पार्टी बड़ी पार्टी, एंड द प्राइज थिंग वॉज कि आपको पीपल्स पार्टी मिल जाए या PMLN मिल जाए, 2 बड़ी पार्टीज थी। सो इट वॉज माई फर्स्ट मेजर असाइनमेंट। तो फिर उसके बाद जो उस मुल्क में हुआ सारा कुछ ही देखा, कुछ करीब से कुछ दूर से, लाइक अ फ्लाई ऑन द वॉल। 1-2 साजिशों में शामिल भी हुए। साजिशों में? हाँ, वो इस तरह होता है ना, आप जवान होते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस भी चाहिए होती है। तो मसलन लेट्स से ये कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है का, मालिक यार ये बात हो रही है, फलाने बंदे से हम बात ये पूछ सकते हैं, तो आप फ़ौरन पहुंच के वो ये कह रहे हैं, आप यू नो विदाउट रियलाइजिंग यू एट टाइम्स बिकम अ कॉन्डुइट। फिर आपको, लेकिन आपको कोई खबर मिल रही होती है, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट एवर इज गोइंग ऑन। तो ज़िंदगी का वो हिस्सा भी देखा, एंड देन वी सॉ एवरीथिंग। सो बड़े बड़े मज़ेदार इंसिडेंट्स भी हुए। एक इलेक्शन का आपको सुना देता हूं। बताएं। yes. वो रिजल्ट्स आने लगे थे, तो ये मॉडल टाउन के अंदर था, तो पीछे बना हुआ था, उन्होंने अपना बनाया हुआ था रिजल्ट सेंटर। तो सैफ थे अपने रेडको वाले, सेनेटर सैफ वो थे, उनके भाई थे, और मुझे याद है वो फ़ोन्स मॉनिटर कर रहे थे। तो मियाँ साहब वगैरह सारे बैठे हुए थे। तो एकदम पहला रिज़ल्ट आया था मियाँ वहीद का, लाहौर से मियाँ वहीद का रिज़ल्ट आया था, एंड एवरीबडी एक्सपेक्टेड हिम टू लूज, कि यार मियाँ वहीद के हारना ही हार। सडनली मुझे याद है शहबाज साहब भी थे, भी थके हुए थे, ऐसे टांगे वांगे मल रहे थे, सारे थके हुए थे, लेट नाइट रिजल्ट था। तो सडनली आया कि जी मियाँ वहीद जीत गए। तो सैफ के छोटे भाई थे जो वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जी वो मियाँ वहीद जीत गया। तो मियाँ साहब कहते ने और नहीं जी दोबारा चेक करो, है गलत होएगा। हाँ। वो कहते फिर नहीं जी मियाँ वहीद जीत गए। तो याद है ऐसे ना, ऐसे हाथ मारा शहबाज साहब ने, कहते हैं वो जे मियाँ वहीद जीत गया ना, हुण असी ना खा जाना। तो वो एक बैरोमीटर था। और मुझे याद है, सो इस तरह काफ़ी चीज़ें थी। एंड देन यू सॉ द अगली साइड ऑफ पॉलिटिक्स आल्सो। ये तो लाइटर साइड थी, देन यू सॉ द अगली साइड आल्सो, कैसे मैनिपुलेट हुए, कैसे हमने ज़ियाउल हक साहब को, वैसे को कोई जोक सूझ रहा है लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। नहीं, मैं अगली साइड्स सोच रहा हूँ ना, क्या क्या फिर आपने देखा, फिर हमने यू नो यू सी, फिर आपको रियलाइज होता है कितनी मैनिपुलेशंस होती हैं, कितना सब कुछ होता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो देखा नहीं। फाद साहब आपका क्या? हाँ, कोई इंटरेस्टिंग मेमोरेबल इंसिडेंट्स दैट यू हैव कवर्ड, समथिंग दैट यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट इलेक्शंस? देखिए मैंने भी मेरा पहले जो इलेक्शन कवर किया था वो 88 में हुआ था, उसके बाद फिर 93 में हुआ था। मैंने 93 वाला कवर किया था, और 90 वाला भी था ना दरमियान? हाँ 93 से मैंने शुरू किया। 93 वाला। आई स्टार्टेड 91, तो 93 का इलेक्शन मैंने कवर किया था। तो वो मेरे ख्याल में मैं अभी भी देखता हूँ, तो इतना अरसा गुजर गया, बेसिक बुनियादें, जो बुनियादी तौर तरीके वो चेंज नहीं हुए, उसी तरीके से चल रहे हैं। और जिस तरीके से इलेक्शन का कंडक्ट होता है, तो जो आजकल लोग कहते हैं, हॉरिफाइड होते हैं कि हाय हाय ये क्या हो गया, अब तो ये तो पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं। वो को मेमोरीज भी शॉर्ट हैं, कुछ लोग तारीख भी कम पढ़ते हैं, इतनी शॉक वैल्यू इतनी है नहीं जितनी लोग बना देते हैं, क्योंकि उसका अब आजकल वो रेजोनेट ज़्यादा होती है, कनेक्टिविटी हो गई है ना, कनेक्टिविटी, एवरीथिंग इज इमीडिएट, प्लेटफॉर्म्स लोग बन गए हैं, शोर ज़्यादा मचना शुरू हो गया है, ज़्यादा लोगों के पास एक मेगाफोन आ गया है। पहले नहीं होता था, लेकिन मामलात तो इसी तरह से चलते रहे हैं। तो एक हल्का सा एक रिजाइंड किस्म का एक एटीट्यूड भी आ जाता है कि ठीक है जी, लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में जो अब जाहिर बात है, अब क्योंकि अब हम इलेक्शन सीजन में हैं, तो उसमें जो एक ऑटोमेटिक कंपैरिजन है कि अच्छा जी 18 में क्या हुआ, तो उससे पहले 13 में क्या हुआ, तो उससे पहले 2008 में क्या हुआ, और जो गेम्स हैं वो भी हुई हैं, और साथ साथ जो पॉलिटिकल व्हील है वो भी उसी तरह घूम रहा है कि कोई ऊपर कोई नीचे। तो मेरे ख्याल में यू नो इफ यू आस्क एज अ पाकिस्तानी कि ये क्या हम लोग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं पॉलिटिकली, सो द आंसर मे नॉट बी वेरी इंकरेजिंग। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो कह रहा है कि जी हम तो बस बिल्कुल खाई में गिर गए हैं
और सत्यानाश हो गया है, वो भी नहीं ऐसा भी और नहीं है। ऐसा भी नहीं है। ये हमेशा से ऐसे ही रहा है, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैक, कभी 3 स्टेप्स फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक, चल रहे हैं, मामला आगे चल रहे हैं, और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ चीज निकल आती है और फिर हम कुछ और गलतियों की तरफ चल पड़ते हैं। सो मैं तो इतना ज्यादा वो यानी कि डिस्करेज नहीं हूँ। ठीक है, मामला Optimistic। मुश्किल है, टफ है, पहले भी टफ रहे, फिर निकल जाएंगे। सही है, बिल्कुल अच्छा, सही है। क्योंकि आपने वो बात की ना कि मेगाफोन सबके हाथ में आ गया है, तो उसमें से एक मेगाफोन वो सोशल मीडिया है, और उस सोशल मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें से हमने कुछ ट्रेंड्स निकाले हैं, उन पर भी जरा बात कर लेंगे कि ये ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं। बताएं शिफा, क्या क्या वो ट्रेंड थे? अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो टॉप ट्विटर ट्रेंड्स में आया और जो हमने सिलेक्ट किया वो है वर्ल्ड वॉर 3 का टॉप ट्रेंड चल रहा है जी। वर्ल्ड वॉर और ये हुआ उस कॉन्टेक्स्ट में है कि अमेरिका और यूके ने जो हुतीस पर हमला किया है। बिल्कुल। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, या ये बस सिर्फ एक वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद हमने तजर्बा ले लिया है? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं हमास और उसकी गाजा की भी जो सिचुएशन है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ में भी चली जाए या मुल्क दुनिया को ले जाए। इसमें मैं कुछ ऐड कर बताएं दूं? बताएं, बिल्कुल। देखें, जब ये 27 अक्टूबर वाला इंसिडेंट हुआ और ये सब जंग शुरू हुई, तो उस वक्त भी ये इशू सबसे बड़ा, उस वक्त भी ये सवाल था कि क्या ये इंटरनेशनलाइज हो जाएगा या रीजनल वॉर बन जाएगी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जो नेबर्स थे पैलेस्टाइन के वो भी डिवाइडेड थे। जॉर्डन बड़ी पोजीशन तो नहीं ले रहा था लेकिन एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा था। फिर इसी तरह इजिप्ट की तरफ से जो राहदारी थी वो भी ऑन एंड ऑफ अपनी तरफ से खोल ही रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो कंट्रीज़ का इंडिविजुअल एटीट्यूड है वो अगर बड़ा स्टैंड नहीं भी ले रहा तो वो मसले को बढ़ा भी नहीं रहे थे। तो ये कंट्रोल चीज़ थी। और दूसरा ये कि न्यूक्लियर वेपन्स के दौर में अब किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के कोई बड़ा हमला कर दिया जाए। ये ट्रेंड की हद तक ही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, मेरे ख्याल में वर्ल्ड वॉर 3 तो अब वही बहुत बड़ा टॉपिक आपने छेड़ दिया है। वो ट्रेंड करना शुरू हुआ है WW3 जब से ये हुतीस पर हमला वो किया उन्होंने, उसके बाद से ट्रेंड कर रहा है। अगेन इफ यू रीड हिस्ट्री तो वर्ल्ड वॉर तभी हुई है जब जो ग्रेट पावर्स हैं वो आपस में डायरेक्टली क्लैश कर रहे हैं। रूस में, यूक्रेन में 2 बड़ी पावर्स जो हैं वो बाय प्रॉक्सी आमने सामने आई हैं, डायरेक्ट तो नहीं आई, डायरेक्टली नहीं। और इसीलिए आप नोट करें कि अमेरिकनों ने का कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है उस वॉर में। जाहिर बात है वो एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं और हर तरह की मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो मुझे शायद ऐसी नजर नहीं आ रही, लेकिन जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और खतरनाक हो गए। देखें ना, एक वक्त में काफी अरसा गुजर गया कि एक वक्त में 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं, यूक्रेन और रूस का, और दूसरी तरफ ये जो गजा में तो फलस्तीनियों के खिलाफ ये नस्लकुशी कर रहे हैं। और वो जो फलस्तीनियों के खिलाफ जो ये जेनोसाइड हो रहा है उससे फिर पूरा रीजन इन्फ्लेम हुआ हुआ है, और फिर उसमें ईरान की इन्वॉल्वमेंट, और फिर सीरिया और लेबनान, और तो यानी कि रीजनली इस वक्त मामला बहुत गड़बड़ हैं। लेकिन नो वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है, There's no World War 3। देखें, फ़लस्तीनी बड़े बदकिस्मत हैं बेचारे। पूरा अरब वर्ल्ड में कोई उनका दोस्त नहीं। जब इनको ठुकाई होती है सऊदीज़ भी खुश होते हैं, बाकी रीजन के लोग भी खुश होते हैं। इवन जॉर्डन, दे आर सीन एज ट्रबल मेकर्स, जहाँ पे वो जाके इतने अरसे से बेचारे रेफ्यूजीज बैठे हुए हैं, सब कुछ है, तो दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। बिल्कुल। और जो थोड़ा बहुत गुस्सा है वो लोगों में है, उन मुल्कों में, उनकी गवर्नमेंट्स पे नहीं है। उन तमाम जगहों पे बादशाहते हैं, तमाम जगह पे ऑटोक्रेसीज हैं, वो इधर देख रहे हैं, अवाम इधर देख रहे हैं। तो अपने अवाम का मिजाज देखते हुए वो लिप सर्विस तो करते हैं, प्रैक्टिकली कभी कुछ नहीं करते। मुझे आप बता दीजिए, इस तमाम में जितना मुस्लिम वर्ल्ड था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी साउथ अफ्रीका लेके गया, ठीक है ना। जितनी बड़ी रैली सबसे बड़ी हुई वो या वेस्टर्न कैपिटल्स में हुई या नॉन मुस्लिम मुल्कों में हुई। मुसलमान मुल्कों में तो chill.com चल रहा है। सो मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है फ़लस्तीन के मामले में। जैसे फात कह रहे थे कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे वो फ्यूल होंगे, इसमें उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में उनके पीछे है कौन? सो ये तो एक जिसको कहते हैं नहते लोगों को मार रहे हैं, एक जेनोसाइड हो रहा है। वर्ल्ड इज़ वेरी क्लियर, जिस तरह इंडिया करता है। इंडिया असल चीज़ तो अब क्लियर हो गया दुनिया में कि भैया इफ़ यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और अगर आप मार्केट हैं तो फिर तमाम आपके लिए रूल्स ऑफ गेम्स और हैं। मुझे याद है क्लिंटन प्रेसिडेंट बने थे तो डेमोक्रेट्स का बड़ा ह्यूमन राइट्स का एजेंडा होता था। दे मेड एन अनाउंसमेंट उनकी ये वन ऑफ द पॉलिसीज़ के अंदर कि जी चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे इस्तेमाल नहीं जज होंगे, बिकॉज बिगेस्ट इम्पोर्टर्स उनकी ट्रेडिंग मार्केट थी
तो इवन क्लिंटन जैसा बंदा खुल के आ गया था यार या नहीं हमें सौदा नहीं पड़ता। फ़लस्तीनी का सौदा ख़रीदने वाला कोई नहीं है, गरीब है और ये गाज़ा से पहले भी ओवर 65% पॉपुलेशन और अंडर पॉवर्टी लाइन, तो गरीब है, मस्कीन है, जो बाकी मुसलमान हैं उनके ये गरीब कजन्स हैं, इन बेचारों का दुनिया में है ही कोई नहीं, या अल्लाह है या वो खुद खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बदकिस्मती है, शर्म से डूबने की बात है। वरना आप देखें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैं देख रहा था द अदर डे सम ईयर्स बैक, मुझे याद है जब सैलाब आया हुआ था पाकिस्तान में सब कुछ, तो एक गल्फ कंट्री ने लंदन जू को दिया था 20 मिलियन पाउंड्स के कितना, और पाकिस्तान को दिया था 1.5 मिलियन पाउंड से लाभ में हज़ारों लोग मर रहे थे। आई डोंट वांट टू नेम द कंट्री, आजकल हमारी इन्वेस्टमेंट की चीज़ें चल रही हैं, तो आपको प्रायोरिटीज़ नज़र आ जाता है कि व्हेन अ मंकी इन लंदन जू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल ड्राउनिंग इन पाकिस्तान। तो लेट्स गेट रियल, एक छोटा सा ब्रेक सुबह सुबह इतनी गमगीन बातें ना करेंगे। ये एक ट्रेंड तो हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद 2 बड़ी मजे के ट्रेंड्स हैं, 2 बड़े मजेदार ट्रेंड्स हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। और वो ट्रेंड क्या है वो बता देते हैं, वो बता देते हैं। एक तो है जी वो चल रहा है खान की पुकार पे लब्बैक, उसके साथ जो कल हुआ है वो भी बात करनी है, और दूसरा है राहत फतेह अली खान, वो भी बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, 2 दिन से ट्रेंड कर रहे हैं नाजरीन, तो वो भी हम बात करेंगे, इनसे भी हम इस पे इनकी राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। तो अवैस और शिफा, ये थी हेडलाइंस, वही सियासी मंजरनामा है। और आज एक अदालती कार्रवाई फौजी अदालतों के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर डेवलपमेंट है और आज इस पर समाअत होने जा रही है। आज जलसे कहाँ है? आज जलसे जो है वो बिलावल भुट्टो करेंगे और नून लीग भी करने जा रही है। राजनपुर में होगा एक, जी गालिबन एक राजनपुर में। तो खैर ये जलसों की सूरत हाल है। हम हैशटैग्स के हवाले से अपने गेस्ट्स के साथ बात कर रहे थे और हैशटैग में हैशटैग राहत फतेह अली खान क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये बड़ी वैसे शर्मनाक सूरत हाल है जिस वजह से ये ट्रेंड कर रहा है। आप लोगों ने देखी वो वीडियो? मैं पहले देखना नहीं चाह रहा था, वो डिस्टर्बिंग वीडियो है, फिर मैंने देखी, फिर उसके बाद मैंने कुछ वजाहतें भी सुनी हैं, लेकिन वो अजीब वजाहतें तो बड़ी अजीब सी लग रही हैं। शागिर्द को मार सकते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल में जो डैमेज हुआ है ना उनकी रेपुटेशन को, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा, मिटने वाला नहीं है, ये आसानी से नहीं। बतूल आपने देखी वीडियो? ओवैस मैं फ्रैंकली अवॉइड करती हूँ, मैं लिटरली डिस्टर्ब हो जाती हूँ ऐसा कंटेंट देख के, लेकिन जब कोई चीज़ इतनी वायरल होती है वो तो अनअवॉइडेबल होती है, कुछ ना कुछ तो आपको नज़र आ जाता है। तो मुझे आइडिया हो गया था उसमें। अब ये कि देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि मार खाने वाला कितने मज़े से मार खा रहा है, बाद में तो वो एडल्ट है, तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, वो भी खा रहे हैं। और जो मैं आपको एक एटीट्यूड बता रही हूँ, इसकी एक सिचुएशन में हम लोग इतना डर जाते हैं अगर हम कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या कोई हमारा बॉस होता है या किसी के घर में हम काम कर रहे होते हैं, ये एक रवैया है हमारे मुआशरे में कि हम ये भी नहीं, माफ़ी में मांगने की भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बड़ा तकलीफ दे। और दूसरा ये कि ये जो साहब है, मेरा ख्याल है इनकी पहले भी एक वीडियो आई हुई थी जिसमें उनका बिहेवियर बड़ा डाउटफुल था राहत साहब का, तो उनकी तो बड़ी इज्जत है, स्टार है, लेकिन ये कि ये इतना भोंडा लॉजिक कि ये उस्ताद और शागिर्द, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, आप अपने शागिर्द को थप्पड़ नहीं लगा सकते हैं, तो ये आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। पहली बात तो ये हो कि किसी को लीक ही नहीं करना चाहिए था प्राइवेट, किसी की चार दीवारी में वाक़या अब हो गया, पड़ी होगी ना किसी ज़माने में, अब हो गया लीक तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वजाहत है माफ़ी तो मांग लिया उसने, माफ़ी मांग लेकिन सर ये माफ़ी थोड़ी है कि जी उस्ताद हूँ मैं। देखिए कल ट्रांसमिशन में बार बार कहते हैं करिश्मे होते हैं, पाकिस्तान में बोतल का बड़ा करिश्मा है। मुझे याद है अमीन गंडापुर का वो जब बोतल निकली, वो काली बोतल वो शहद की बोतल बन गई, बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट। और इसमें ट्विस्ट ये हो सकता है कि वो जो पीर साहब ने दम किया वो खुद आ जाए मंजर यहाँ पे और वजाहत दे दे। इनकी बोतल जो है वो उसमें दम वाली बोतल डिफेंस के लिए आ जाए वो, तो इसलिए बेफिक्र रहें, अगर आपकी कभी बोतल पकड़ी जाए तो परेशान नहीं होना आपने। शहद वाली शहद भी हो सकता है, आप ज़मज़म पे जाके रुकिएगा, नीचे नहीं रुकना आपने। ये हम पता नहीं कौन सी बोतलों पे चले गए, मेरा मुसलसल हम नहीं गए, ये both of these guys are so distracting with their socks। ये इतनी डिस्ट्रैक्टिव सॉक्स आप लोगों ने पहनी है, दोनों का एक आला तरीन मुकाबला चल रहा है। ये देखिए, वो मेरे से ये लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि आई वेयर माई हैप्पीनेस ऑन माई एंकल्स। तो ये जरा थोड़ा सा ब्राइट सॉक्स पहने तो दिन को जरा आपका मूड अच्छा रहता है। ये देखने में दूसरे वाले बंदे को भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे साहब आपकी क्या सॉक्स की फिलॉसफी है? मैं तो आई लाइक ब्राइट कलर्स इन माई टाइज एंड इन माई सॉक्स, और टाई पे तो खास तौर पे मुझे होता है कि यार अगर एक रस्सी लटकानी है गले में तो बोरिंग तो ना लटकाओ ना। अच्छा, कोई ऐसा हुआ किसी ऐसे अहम मौके पर कोई बड़ा फैशन फौपा करके आप लोग चले गए हो?
मतलब जहाँ पे बाद में रियलाइज हुआ हो कि पता क्या पहन के आ गया हूँ मैं, या क्या कर लिया, मेरे ये तो ख्याल बहुत में ओवर एक ड्रेस्ड तो हूँ मैं। मालिक साहब वैसे भी आई नो दैट ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज ड्रेसिंग, ये तो कभी फौपा नहीं करेंगे और मैं भी जरा थोड़ा सा ख्याल करता हूँ, लेकिन दूसरों को मैंने देखा है फौपा करते हुए और उसमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। आई थिंक स्पेशली अगर टेलीविजन पे आ रहे हैं तो आपको जरा 2-3 बार बड़े गौर से देखना चाहिए कि आप क्या देख लेना कर चाहिए। रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ना ये आपकी, ऐसा ही है बिल्कुल। फैशन कैसे पूछे यार, विमेन ये जो फॉपा टर्म है पहली दफ़ा सुनी है मैंने कि इसमें एग्जैक्टली क्या इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन ये कि आई बिलीव आई वेरी कैजुअल, मेरे लिए मेरा कंफर्ट ज़्यादा आता है। एक दफ़ा किसी शादी में आई वाज वेयरिंग अ विंड ब्रेकर बिकॉज इट वाज टू कोल्ड, तो मैं और थी भी मेरे ससुराल की शादी जिसमें आपको अपना बेस्ट दिखाना होता है, तो मैंने किया यार मेरा वो लॉन्ग विंड ब्रेकर कहाँ है, तो मैं इलेक्शन वाले दिन के लिए कोई जोड़ा बनवा लिया है? नहीं हमारा कूजी है स्टूडियोज, आई एम ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, इधर कंफर्टेबल रखेंगे हम सारों को ताकि विंड ब्रेकर्स पहनने की जरूरत ना और वोट डालकर यहाँ पर आएं और बताएं अपना और अंगूठा मैं उसके साथ तो हुडी भी थी, ये जरूरी है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि शायद कोई ऐसे आ गया है कुछ वारदात वगैरह करने के लिए। मुझे ना इलेक्शन से एक किस्सा याद आ रहा है, आई डोंट नो वेदर वी शुड शेयर ऑन टेलीविजन, आई थिंक वी कैन, आई सेंसर कर सकूंगा। ये खर साहब लड़े थे उस ज़माने में, 92 की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो 92 बनता था, ये सारा एरिया ठोकर से आ गया ये। तो मुझे याद है मैं और इजाज़ अदर बुखारी, हम दोनों जर्नलिस्ट थे, तो मोटर बाइक पे जलसा कवर कर रहे थे सुबह सुबह, सर्दियों के दिन थे। तो एक जगह ना 5-6 बाबे आग लगा के बैठे थे और जब बारिश, इट वॉज वेरी मडी, बुरा हाल, हमें जहर लग रहा था इलेक्शन कवर करना। उस वक्त सर्दियाँ थी, हम यंग रिपोर्टर्स थे, तो हम वहाँ बैठ गए। तो खर साहब का चल रहा था, मैं बता रहा हूँ किस तरह सोशल एटीट्यूड्स कई बार आपके लिए शॉक करते। तो उससे कुछ दिन पहले उनका स्कैंडल छपा था, अपनी सिस्टर लॉ वाला, सारा बड़ा मशहूर स्कैंडल हुआ था। तो हम बैठ गए वहाँ, चाचा चाह पिया दे, चाचा ने तुम भी पी लो मुंडियो पी लो, हम भी बैठ गए। असी कहा जी तुम किनू वोट दे रहे हो? वो सी खर साहब वोट दे रहे। चाचा कमाल कर दो, खर साहब वोट दे रहे हो? हाँ जी। असी तुसी वो अखबार नहीं वेख्या, ओदा ते पूरा छपिया सारा ये वो। तो चाचा जी ने ना ज़रा मुंह भर के पंजाबी स्टाइल में एक एक्सप्लेटिव दिया, कहते और तुसी ओदी फोटो वेखी है? कोई गल नहीं, इंसान देख लो गलती हो जाती। सो हमारे मुल्क में ना ये कि सम थिंग्स आर इलेक्शन मेमोरीज सो फनी। मैंने कहा ठीक है यार, इफ द पर्सन इज गुड लुकिंग कोई बात नहीं है। सो एक और साहब हैं जिनसे उनकी इलेक्शन मेमोरी डिस्कस करनी है हमने, और चूंकि अब वो दस्तबरदार हो चुके हैं तो उनकी मेमोरी जरा अलग तरीके की होगी। कौन है जी हमारे साथ? हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर गुलकार, म्यूजिशियन, सोशल वर्क करने वाले, बिल्कुल बिल्कुल फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर हम बात करें तो ज़बरदस्त काम किया है, अपने इलाके में बड़ी डेवलपमेंट की है, अस्पताल बनाए, लोगों का इलाज कर रहे हैं, मदद करते हैं लोगों की। और अगर आवाज़ की बात करें तो हमने इनको एक बड़े लंबे अरसे तक सुना है, और आज भी इनकी आवाज़ सुन के इंसान खुद को काबू में नहीं रख सकता, बड़ों को कहना पड़ता है कि बेटे काबू में रहो। अबरारुल हक साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आ जाओ सर, क्या बहुत बहुत मुबारक हो आपको। प्लीज। बहुत शुक्रिया। उन्हें चुकिया जाना है ब्रार में। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि वहां से कोई आवाज आएगी, कोई ऐसी कोई ऐसा तेरी गल करनी या कोई किन्ने किन्ने जाना है तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन बड़ी खामोशी से आप आ गए। बड़ी खामोशी से आप आ गए। आजकल हम जरा खामोशी हैं। आजकल खामोशी रहे, खामोशी रहे, खामोशी ऐन इबादत है। तो आप दस्तबरदार हो गए, ये तो तय है ना? जी हाँ, ये दस्तबरदारी जो है वो आपकी आ गई और आपने इसका बयान दे दिया। ये दस्तबरदारी का मौसम, ऐसे मौसम में क्या एक्टिविटीज हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? वो था ना कोई शब्बीर तो देखेगा, तो हम देख रहे हैं आजकल। और दूसरा बहुत सारी एक्टिविटीज़ है सहारा से रिलेटेड, कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड भी हैं, तो कुछ सूफ़ी म्यूज़िक भी थोड़ा सा बन रहा है। अच्छा। हाँ, कोई एक पैगाम देने से तो बंदा बाज नहीं आता ना मालिक साहब। तो वो एक स्पिरिचुअल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अपने म्यूज़िक के ज़रिए। वो लाइफ आफ्टर पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं कि वो कितनी चेंज हो गई? देखिए, आफ्टर पॉलिटिक्स वाली तो कोई बात नहीं है, पॉलिटिक्स में तो इंसान हमेशा रहता ही है। हाँ, ठीक है ना, वोट तो डालना ही है। वोट तो डालना ही, आप एक प्रोसेस का हिस्सा हैं, फिर आपकी अपनी एक ओपिनियन है।
जिससे आप कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो लेकिन ये डिपेंड करता है कितना एक्टिवली आप किस वक्त इन्वॉल्व हैं। इस वक्त सिचुएशन ज़रा एम्बिगुअस है, ज़रा नहीं काफ़ी कह लेना मैं कह लेता हूँ। हाँ, तो इस वजह से और दीगर म्यूजिक पे ज़्यादा अब फोकस आ रहा है, कोई एल्बम वगैरह आ रही है? आ रही 2-3 एल्बम का तो अब एक रवाज ही नहीं है एक तरह से, लेकिन 1-2 सिंगल्स, वो 3 सॉन्ग्स कुछ अब ऐसे इब्रार के म्यूजिक में दर्द भी आ जाएगा। पहले खाली खुशी दर्द उनको पहले अब से दर्द ही आएगा। बिल्लो का बहुत है, दर्द इनको तो वैसे बिल्लो का वैसे ही बहुत है। अच्छा तेरी गल करनी, कौन कौन से ऐसे गाने हैं इब्रार भाई जो कि मतलब ऐसे ही है कि जहाँ पे गल करनी है? देखिए मैंने किसी तरह का म्यूजिक नहीं छोड़ा। आप अगर आप वो देखें ना, मतलब बिल्लो दे घर से लेके तेरे रंग रंग तक, तेरे रंग रंग बिल्कुल, और फिर सानू तेरे नाल प्यार हो गया, और फिर असा क्या था, एक सर जलाएंगे रोशनी होगी, हाँ। उस उजाले में फैसले होंगे, रोशनाई भी खून की होगी, और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरजू होगी। क्या बात है। मतलब शायद लोग मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे, लेकिन मसला यह था कि इस तरह की शायरी जो वो दब जाती है जब आप अगला गाना कहते हैं ना, प्रीतों में नलव्या कर लें, या आजानी तो बेजर जो से सारी उसकी तरफ चली जाती है और वो भूल जाते हैं लोग कि इससे पहले कौन सी वाली पोइट्री थी। तो एक रेंज तो है उसकी, और दर्द वाले भी हैं। हाँ, भीगा भीगा सा दिसंबर है, हाँ बिल्कुल। अभी तो भीगा भीगा सा फरवरी भी होता है। भीगा भीगा सा फरवरी भी होगा ऐसा ही होगा। पॉलिटिक्स में तो समझाया गया सबको अच्छी तरह ना। क्या? वो एक बंदा होता है ना, मालिया नहीं देता, जिम्मेदार होता है, जो आता है उसको मालिया नहीं देता, तो इस तरह का फवाद की तरह का एक तहसीलदार आ जाता है, चौधरी साहब बुला लेंगे, कहते बछाओन मारना शुरू कर देता, दौड़ दौड़ 10 मिनट मारी, वो कहता खलो, वो गल तो सुनो, खलो कहता की होया की है, कहता मालिया दे, कहता ले लो, कहते पहले क्यों नहीं देता, कहता पहले किसी ने चाचा ने मंगिया ही नहीं। ठीक है, अब जो है ना पॉलिटिक्स है, जो नई पॉलिटिक्स है सब नू चज नाल समझा दी गई है कि इस तरह पॉलिटिक्स करनी है, इस तरह नहीं करनी। तो ये मेरा नहीं ख्याल किसी ने पॉलिटिक्स छोड़ दिया, ब्रेक लिया हर किसी ने, एंड वेटिंग फॉर अ बेटर टाइम। अच्छा, हम क्योंकि पहले पॉलिटिक्स और उस पर इलेक्शन पे बात कर रहे थे, हमने कुछ स्लोगन सुने, मेरे भी कानों में पड़े, वैस के कानों में भी पड़े, आप लोग भी सुन रहे होंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज के आजकल के स्लोगन हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक तो जमात इस्लामी वालों का है, हल सिर्फ जमात इस्लामी, ये टैगलाइन कैसी है? खाली सिर्फ हल सिर्फ जमात इस्लामी, ये टैगलाइन उन्होंने बनाई है अपने इलेक्शन। और पहले ज़माने में ना कोई था किस तरह का, मालिक भाई आपको भी सुना होगा कि सारियां गल्लां दी इक्को गल, बहुतियां पानियां दा इक्को ही हल, नवाब ट्यूबवेल, नवाब ट्यूबवेल। अरे वाह, गुड यार, ये अच्छा था, ये मजेदार है वाकई। तो ये अभी नवाब ट्यूबवेल है। गुड। एक चलता थी 11 महीने साढ़े 23 महीना ताड़ा क्लियरेंस सेल लगती होती थी एक, वो उस वाले में रेडियो होता था बड़ा। तो एक तो ये टैगलाइन एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये असल में ये कराची में लाइन भी है कि जी कराची की ओन अप नहीं करता, एमक्यू ने तबाह कर दिया, पीपल्स पार्टी करती नहीं है, तो कराची में हम वाहिद सोल्यूशन है। हाँ, अच्छा, दूसरी टैगलाइन नून लीग की बड़ी जबरदस्त और स्मार्टली, वो कहते हैं ना कि प्ले ऑफ वर्ड्स, क्या वोट को इज्जत दो? नहीं वो वाली नहीं है, सारा ये नेक्स्ट लेवल है, वो क्यों नहीं है? वो नहीं है, वो बदल गई है। वो अब आपको मैं बताती हूँ, वो इररिलेवेंट हो गया, वो उनके लिए भी इररिलेवेंट हो गया। देखिए कुछ नारे यूज नहीं करते, नारे कुछ नारे होते हैं जो आप बाहर हो तब होते हैं, फिर कोई डोमेस्टिक नारे होते हैं। वोट को इज्जत तो बाहर वाला नारा था, अब पाकिस्तान का नारा दूसरा है, पाकिस्तान को नवाज दो। हाँ, वेरी गुड प्ले ऑफ वर्ड्स। नहीं, ये वैसे इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, टर्न ऑफ played well with words। अच्छा, आई नो एग्जैक्टली हु रोट इट, अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसने बनाया सारा वो कॉन्ट्रैक्ट एंड में उनको नहीं दिया, किसी और को मिल गया, लेकिन आई नो द गाय हु रोट दिस लाइन। अच्छा, अच्छी लाइन, अच्छी लाइन, फन ऑफ वर्ड्स। आपको कैसी लगी ये लाइन? नहीं, मार्केटिंग तो बड़ी अच्छी है, मार्केटिंग की लेकिन ही बात है। नवाज शरीफ को उसके इस लाइन के मुताबिक अपने की फिजिकलिटी और अपना वो मेरा ख्याल है ही नीड्स टू वर्क मोर ऑन हिज और प्रेजेंस। मुल्क को नवाज दो तो ठीक है, नवाज को मुल्क ना दो। यार तुसी सियासत छड़ती हुई है, हाँ, सच में सियासी भूल गया। बयान ना दें आप।
मैं भूल गया। भूल गए हो तुम, सियासी बयान ना दें। हाँ, लेकिन चले थोड़ा सा अगर सियासत आ रही है तो इतना आपको हम मार्जिन देते हैं कि आप ये करें कि अपनी यार साबिका ब्रार जमात हमारे के लिए- भाइयों की तरह हम चाहते हैं यहाँ से ब्रार अपने घर जाए, म्यूजिक पे बात करें अपनी मेरे ख्याल में, नहीं और अपनी उन गाड़ी में चीज़ों पे जाए बात करें। और अपने घर जाए, अपने घर जाए। हाँ, किसी स्लोगन की गाड़ी में कहीं और ना जाए। हाँ, किसी का। साबिका सियासी अपनी जमात के लिए स्लोगन नहीं कोई। सबका सियासी जमात के लिए वोट को इज्जत दो। अब उनका स्लोगन ये आ जाएगा। हाँ, आना चाहिए। देखिए ना, अल्टीमेटली बात तो दुरुस्त है ना कि वोट को इज्जत देनी। को इज्जत तो देनी चाहिए। असल में तो देखिए, ये एक ऑल टाइम स्लोगन है जो सब पार्टीज का होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हम वाकई डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं तो वोट को इज्जत दें यार, इसमें कौन सी शर्माने की बात। मेरा ख्याल है उस वक्त भी यही होना चाहिए था, हमारा भी। मैं ये भी कहूँगा साथ। जी जी बिल्कुल, आप ठीक है। उस वक्त भी यही होना चाहिए था, सबका होना चाहिए था। तो आइंदा के लिए भी यही होना चाहिए सबके लिए। देखिए अल्टीमेटली ना यही वो सितम ज़रीफ़ी है कि जब किसी पे सख्ती आती है तो उसको तमाम वो चीज़ें याद आती हैं, और जब वो वापस घूम के आते हैं इक़्तिदार में तो वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उस पर बुरे वक्त में अच्छे वक्त में लोग अग्री नहीं कर रहे, वरना आज हालात मुख्तलिफ होते। सही कह रहे हैं। और इसी वजह से जो हमारी एवोल्यूशन है, डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन, वो हो नहीं पा रही। और अभी भी देखें कि जिस तरीके से मामलात हुए हैं तो उसमें जब तक लोग अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे ना, सिर्फ ये कहना कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई इज नॉट गुड इनफ। यू हैव टू एडमिट कि हाँ जी हमसे गलती हुई है और अब नेक्स्ट टाइम हम ये नहीं करेंगे, ताकि कम से कम ये तो हो कि जी लोग ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो हम कर रहे थे वो गलत है और नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पॉलिटिकल कल्चर ऐसा बन गया कि ऐसा होता नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको, जब मैंने अभी खान साहब की एक स्टेटमेंट सुनी कि मुझे गलती हुई है हमसे, मुझे ये हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी, हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए था, तो एक लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती का एहसास है। तो अब ये अल्लाह करे कि ये हर तरफ हो और हमेशा हो और रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, लेकिन वो कहना कि गवर्नमेंट ना लेना और गवर्नमेंट लेके जो गलत चीज़ें की हैं उसका एतराफ़ करना दो मुख्तलिफ चीज़ें। वो पॉलिटिकल डिसीजन शायद वो समझते थे कि मैं अगर एब्सोल्यूट पावर में आता, मेजॉरिटी में आता, तो शायद आप इससे ज़्यादा सख्ती करते। हुआ ये है कि अब हर चीज़ जस्टिफाई की जा रही, मुकाफात अमल है जी, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जब ये लोग गवर्नमेंट में थे इन्होंने बड़ी जातियाँ की, हम उस पर बात करते थे तो इल्ज़ाम लग जाता नूनी है। अब इनके साथ हो रहा है, हम कहते हैं उससे भी गलत हो रहा है, अब हमारे पे इल्ज़ाम लग जाता है ये पीटीआई वाले हैं। लेकिन आज भी लोगों को याद रखना चाहिए कि जब मुकाफात अमल इनके साथ हुआ है तो आज वालों के साथ भी होगा। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ये नहीं हो सकता कि अगर इमरान खान ने गलत किया, इमरान खान को रगड़ा पड़ गया तो दूसरे अब उससे बढ़ के गलत कर रहे हैं तो इनको नहीं पड़ेगा, हर किसी को पड़ेगा। ये साइकिल है। वो जस्टिफिकेशन जो जो सड़क पे सड़क पे चढ़ेगा ना झटके लगेंगे। पूछ रही है मतलब आपने देखी है वो? हाँ, कभी मैंने आपने देखी है। कदी शागिर्द नु अस्तगफुरुल्लाह, मेरे कोई शागिर्द ही नहीं है, ऐसी बात ये है। किसी आपने ऐसा कहका लगाया, मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर है कुछ नहीं, बात नहीं। कहने शायद वाली आपने इस भी हवाले कुछ से। शागिर्द रखे हुए, नहीं, लेकिन पता मैंने नहीं। मेरा हाँ, कोई आपके आने से शागिर्द थोड़ी नहीं। देर मेरा पहले शागिर्द कौन ब्रार है? ये बताए, दम वाली बोतल से कोई अड्डा मार दे कि कोई और बोतल से मार दे? दम वाली बोतल से यार ये डिपेंड करता है कि पीर साहब से उनको हो सकता है बहुत अकीदत हो, तो पीर साहब की बोतल रोज रोज तो नहीं मिलती, तो दम होगा उसके ऊपर, हो सकता है उन्होंने एकदम किया हो। एक उन्होंने आपके चैनल से लिया है और उसके ऊपर दम किया है, तो और एकदम हो गई। मुझे लगता है अंग्रेज पीर होगा, पीर वॉकर होगा। अंग्रेज पीर लगे उन्होंने। अच्छा, पीपल्स पार्टी का स्लोगन है चुनो नई सोच को, ये कैसा है? देखिए मेरे ख्याल में Tapping the वो youth. देखिए ना उनका पूरा जो इस टाइम हमें क्लियरली नजर आ रहा है और उनकी हिकमत मिली कि जी हम यूथ को अट्रैक्ट करें, बिलावल आसफा वो कर आसफा को भी लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़ा अपहिल चैलेंज है, इतनी आसानी से नहीं होगा ये। अगर बड़े अरसे तक ये लगे रहे इस यूथ की जो एक टारगेटिंग है और फिर कुछ अपने अमाल से और एक्शन से भी शो करें कि उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है वो बेहतर हो रही, तो बहुत फर्क पड़े। लेकिन अभी मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा मुझे होता नजर नहीं आता। नहीं, इमीडिएट फ्यूचर में शायद ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है मिड टू लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा होगा, स्पेशली पंजाब के अंदर। दूसरा एक बिलीफ ये भी है और इसमें हकीकत भी है कि बहुत सा वोटर जो पीटीआई में गया था, पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक टूटा था। पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव वापस बुला रहे हैं अपने वोटर्स को कि आ जाए पीटीआई वाले वोटर्स हमारी तरफ दोबारा आ जाएं। लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू पीटीआई।
तो उनका ख्याल है कि अब क्योंकि इस वक्त डिसरे में है पीटीआई का इस वक्त बुरा हाल है, या वो तायब है या गायब है, तो इस वक्त शायद हम थोड़े बहुत लोगों को वापस लें। इमीडिएट आई एग्री विद हिम, इमीडिएट फ्यूचर में तो अभी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है मिड टू लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। अच्छा, इस पे भी कमेंट करें बतूल और आप लोग भी कि लोग ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो ये नैरेटिव है यूथ हमारी तरफ आए और उसको जो टैप करने की कोशिश करें, यूथ को इज्जत दो वाली सिचुएशन, उसमें वो कहते ये हैं कि भुट्टो जिंदा है, और फिर आप जो यूथ की बात करें तो ये बड़ा डिस्कनेक्ट है आज की जनरेशन का भुट्टो साहब के साथ। और एक तो वो लोग हैं जिन्होंने उनका करिश्मा या वो सारी चीज़ देखी है, और आज का वोटर या जो यूथ है उसने उनको उस तरह से नहीं देखा, वो बिलावल को देख रहे हैं। ये जो यूथ वाला सवाल है ना, कंफ्यूजन, हाँ, ये मली शाह साहब से पूछ सकते हैं। 70 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ही इज द ओल्डेस्ट कैंडिडेट इन दिस इलेक्शन, गौस अली शाह साहब के मुकाबले में खैरपुर से। तो ये अगर उनसे पूछने तो शायद वो ज़्यादा जज्बे से जवाब दे पाते। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, चुनो नई सोच को, चुन लेते हैं, लेकिन नई सोच दे तो सही। अब इनका मैनिफेस्टो कल तफसील से आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उस पर तज्जिया छुपा है पलडाट का 2018 के कंपैरिजन में, उसमें एक भी पॉइंट प्रैक्टिकल नहीं है, एक भी पॉइंट प्रैक्टिकल नहीं है। तो एटलीस्ट अब जैसे ब्रार बात कर रहे थे वोट को इज्जत दो वाले नारा, तो वो एटलीस्ट समझ में आता है कि उनकी गवर्नमेंट गई, उनको वाकई मेजॉरिटी मिली थी, मुंतखब गवर्नमेंट थी। लेकिन आप किस नई सोच की बात करें, वो तो आपने हमें दी नहीं, तो रेलेवेंस उसकी समझ, नारे की रेलेवेंस ही समझ नहीं आती। और देखिए नई सोच तो कहीं से भी नहीं आ रही ना, आप बाकी भी मैनिफेस्टोज में देख लें तो एक्चुअली इस टाइम जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि हमारी जो लीडरशिप का क्राइसिस है, और लीडरशिप का क्राइसिस सिर्फ ये नहीं है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्राइसिस ये है कि एक आगे का विजन जो है कि जी हमने इस मुल्क को किधर लेके जाना है, और मोर इम्पोर्टेंटली कैसे लेके जाना है, वो उस तरीके से क्लैरिटी से नहीं आ रहा। ये जो मंशूर सामने आए, बतूल बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये कहना कि जी नई सोच है, लेकिन वो सोच क्या है, पूछे ना भाई क्या सोच है। हाँ। तो अगर लोग कहना कि जी हम सारों को नौकरी दे देंगे और ये कर दे, ये तो एक ख्वाब है ना। और लिखा ही नहीं हुआ, मुझे इससे फात साहब एक जुमला, और लिखा ही नहीं हुआ कि 1 करोड़ नौकरियां कैसे देनी है, और लिखा ही नहीं हुआ कि 30 लाख घर कैसे बनाने हैं, और लिखा ही नहीं हुआ कि IMF के साथ करना क्या है, बस करना है, बस क्या करना है। शायद कोई पानी मिल जाए, दम क्या हुआ तो नेचुरली हो जाए। अबरार भाई, कौम को, यूथ को अगर एक मंशूर देना हो हमने, तो वो मंशूर गाने की सूरत में क्या होगा? यानी गाने की जरूरत में ज़रूरी है कि मतलब वो गा के, नहीं वैसे आप गाने के बगैर भी कह सकते हैं, लेकिन गाने की सूरत में हो तो यूथ फौरन सुन लेती है ना। हाँ ये तो है, मेरा तो ख्याल है दम वाले इफेक्ट आ जाएगा। देखिए हम ना हमेशा हुक्मरानों को कहते हैं, हम किसी ना किसी को टारगेट बना के ना, कभी हम इस्टेब्लिशमेंट को, कभी नवाज़ शरीफ को, कभी इमरान खान को। मैं समझता हूँ ना, कौम को अवेयरनेस देना और उनका रवैया ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। हम भूल जाते हैं कि कुरान में है जैसी कौम वैसा लीडर। हम सब इस्टेब्लिशमेंट ऑनेस्टली मतलब पजेरो वाला जो है करोला वाले के लिए इस्टेब्लिशमेंट है, वो सुजुकी वाले के लिए, सुजुकी वाला जो रिक्शे वाले को नहीं छोड़ता वो मोटरसाइकिल। मैंने एक 3 एकड़ का प्लॉट था मेरा बरकी में, मैंने एक मुलाजिम वहाँ पे रख दिया बूटा, कहता मैं अपनी फैमिली ले जा, मैं क्या ले जा, उसने रख दिया जानवर दो के, मैं रख ला कोई। अच्छा वो रहने लग गया वहाँ पे, 6 महीने बाद मैंने ज़मीन बेच दी। मैंने कहा बूटे यार वो कब्जा दे दी, उन्होंने ज़मीन दे दी। हैं जी सर मैं थोड़े नाल बह के गल करांगा। मैं की बह के की गल कर, मैं आ जावां, मैं क्या आ जा, पहले तो जाए ही ना, हफ्ता गुजर गया। आया कहता सर तुसी तो वेच दी है, मैं क्या हाँ, कहता हुण मैं जाना तो वो जाना जिन्होंने ने खरीदी है, तुसी विचों निकल जाओ, कब्जा बूटा एस्टैब्लिशमेंट बन। फिर उसके बाद मुझे बनना पड़ा, फिर मैं DIG ਨੂੰ कह के उन्होंने कढ़ाया चंगी तरह। मतलब जिसको मौका मिलता है ना सर, छोड़ता कोई भी नहीं है, बदकिस्मती इस कौम की है। और फिर हम कहते हैं कि अगला बंदा ठीक हो जाए। उसने कहा था बदलना है तो रिंदों से आप बूटा लाया ना, प्लॉट पे आप बूटा लाया सर, सारे लाते हैं। मतलब बदलना है तो रिंदों से कहो, अपना चलन बदलें, फकत साकी बदल जाने से मैं खाना ना बदलेगा, कौम को ठीक होना पड़ेगा ही। सही है, ठीक है ना। अगर मैं ठीक हो जाऊं, मेरे लिए बेहतरीन माहौल हो जाए, सारे ऑनेस्ट हो जाए, मैं इशारा कट जाऊं, मुझे देर हो रही थी, बाकियों के लिए कानून पूरा, ऐसे नहीं चलेगा। हम बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। जब का मौसम कब बदलेगा वाली बात। बिल्कुल, लेकिन अब चूंकि हमें मौका मिला है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे बूटे को मौका मिला था तो उसने नहीं छोड़ा था, तो हम चाहेंगे कि वो जो माइक आपको दिया गया उसका इस्तेमाल जरूरी है। और इब्रार ने जो बात की है ना, मैं सिर्फ आपकी तारीफ करना चाह रही हूँ, ये इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में जो एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन होती है ना, लिटरली टेक्निकल डेफिनेशन, उसका इन्होंने मफहूम बयान कर बिल्कुल आसान अल्फाज में बता दिया। सिंस वी हैव द लास्ट 4 मिनट्स, तो मैं चाहूंगा कि अबरार भाई क्या सुनाओ, आप या तो रंग बिखेरे, तेरे रंग भी सुना सकते, या फिर कोई भी ऐसा जो आपके दिल के करीब हो।
रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग वाह 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 वाह, क्या बात। ये होता है ऑटो ट्यूनर के बगैर वाला सिंगर, वरना तो ऑटो ट्यूनर मुझे भी सिंगर बना दे। बिल्कुल जी। आपकी म्यूजिक सेंस कौन सा आपका गाने म्यूजिकल में? जो अच्छा, सुनने परफॉर्मर में? है जो पसंद है आपको सबसे ज्यादा? अच्छा, वैसे जो लोग थोड़ा सा जिनका थोड़ा जो ज़्यादा रिलीजियस होते हैं वो इस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव दैट म्यूजिक इज लिटरली एन एलिमेंट ऑफ इंस्पिरेशन। सिंगर कौन सा पसंद है ये बताएं। अच्छा, सिंगर, अच्छा मैं कैटेगरी बता सकती हूँ, सिंगर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बताएं। स्पिरिचुअल, हाँ। स्पिरिचुअल और यानी रंग रंग वाला जो। हाँ, स्पिरिचुअल भी और अच्छी बीट्स, अच्छे डांसिंग नंबर्स। मालिक साहब? मूड के मुताबिक, दुखी है तो दुखी गाने, खुश है तो खुश। इलेक्शन का तराना कौन सा सबसे अच्छा लगा आपको? सब कुछ। मेरा ख्याल है इलेक्शन के जो ट्रेंड शुरू किया था ना पीटीआई ने, इनके बेहतरीन थे वैसे। हाँ। जो तब्दीली आई वगैरह जो लास्ट इलेक्शन में था, आई थिंक ट्रेंड भी इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने मजबूर कर दिया है पीपल्स पार्टी को भी, पीएमएल को भी, कि वो भी इस्लामी को भी शायद गाने बनाए। मुझे याद है जब शुरू में इनके गाने आए ना, तो ये सारे हम पॉलिटिशियन में बैठते थे, वो एक इन्होंने काम शुरू कर दिया है, गाने ला देने ने फलान करने, फिर आपको नजर आया उनको कि नहीं भी सबको बनाने पड़ेंगे। सही। वो चले, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों का। हमें एक ब्रेक पर जाना है और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए, हमारी मॉर्निंग आपने जानदार बनाई, क्योंकि हमारा तो स्लोगन ही यही है कि सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। अगर सुबह को जानदार बनाएंगे तो लाइफ शानदार हो जाएगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू इलेक्शन मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारी मुलाकात हुई निगरान वज़ीर आज़म जनाब काकड़ साहब से, अनवारुल हक काकड़ साहब से। क्या गुफ्तगू हुई आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये कि जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उस वक्त भी यू वर वेरी एक्सेसिबल टू पीपल, मीडिया के लिए भी, लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी आप उतने ही एक्सेसिबल रहे हैं। ये क्या राज है? नहीं, मेरे ख्याल में फ़र्क तो खैर पड़ा होगा, ऐसा भी नहीं है कि उस तरह की अवेलेबिलिटी हुई हो, लेकिन ये शायद हकीकत के करीब हो कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा चेक्स और ऑब्स्टिकल्स खड़ी नहीं की। अगर लोगों ने एक्सेस करना चाहा तो मेरी काफ़ी लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी। एज़ फार एज़ द टीम इज़ कंसर्न, वो यकीनन ये तो ज़रूर चाहते हैं कि सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, ब्लू बुक के मुताबिक आपको चलना पड़ता है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिकल एंटिटी आपको इंफॉर्मेशन पे एक्सेस होनी चाहिए, बुरी, अच्छी, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल। उस पे मेरे ख्याल में इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप ख़ुद उसको कितना उसको प्रोसेस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहते हैं या रिएक्ट करना चाहते हैं। उसमें अगर ख़ुद ही आप एक अपना एको चैम्बर बना लें और एक मखसूस किस्म की इंफॉर्मेशन को ही अपने तक आने दें, तो उसका नुकसान दफ्तर को भी होता है, इंस्टीट्यूशन को भी होता है और शायद साथ को भी होता है। अच्छा, आपने तो चले अपने कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखे, लोगों में तब्दीली आपने देखी कि अब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो लोगों का एक आपकी तरफ रवैया, बर्ताव, ये सब बदल गया हो कि भाई अब तो ये पीएम बन गए, लोगों ने आना शुरू कर दिया हो ज़्यादा, या झिझकते हो आने से? अच्छा, ये मैं इसको नेचुरल समझता हूँ। आप जब इस ऑफिस में आते हैं तो एक मखसूस अंदाज में लोग कुर्बत चाहते हैं, जब आप उससे रुखसत होते हैं तो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं। ये चीज़ें काफ़ी मैं समझता हूँ कि हमारा जो बदकिस्मती से जिस किस्म का सियासी निज़ाम बन चुका है उसका हिस्सा है, तो मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। मतलब कामों की रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई होगी ना? होती हैं, ये दिस इज़ प्रीटी मच नॉर्मल। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो सच जो देखे हो, सीखे हो और अब आपने समझ लिया हो कि ये तो हमारे फंडामेंटल सच हैं चार। देखिए, फंडामेंटल सच जो हमारे हैं वो इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल रेटरिक्स, एट टाइम्स हम ये समझते हैं कि शायद ये जो पॉलिटिकल
इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ है या इनकी जो सेटलमेंट है, जो वो डेमोक्रेसी के हवाले से है, अदरवाइज है, वो किसी स्पेस में हो रहे हैं। जो रियल टाइम मैनेजमेंट है किसी भी सिस्टम की, उससे अगर आप इकोनॉमिक्स को डिवोर्स कर देंगे तो कोई भी स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। और जो इकोनॉमिक्स का चैलेंज है, मेरे ख्याल में हम अभी तक उसका इदराक शायद सही नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ जब भी मैं लोगों से सोचता हूँ तो वो स्पेंडिंग के मुतालिक जो है ना, बड़े खुशनुमा नारे सामने आते हैं। कोई कहते हैं मैं इतने लोगों को ये पहुंचा दूंगा, तनख्वाहें डबल कर दूंगा, तनख्वाहें इतनी पहुंचा दूंगा, घर इतने बनवा दूंगा, नौकरियां इतनी दिलवा दूंगा। ये सारी की सारी स्पेंडिंग स्प्री है। जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके मतलब कोई एक प्लान सामने नहीं आता कि ये सब कुछ करने के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अब बगैर पैसे के आपके जितने भी अच्छी नीयत हो, आप चाहते हैं कि 24 करोड़ लोगों को मुफ्त खुराक मिले, सस्ती बिजली मिले, हर एक के पास अपना छत हो, सिक्योरिटी की इतनी आइडियल एनवायरनमेंट हो कि हम पूरे की पूरी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकें, इंटरनल चैलेंज से, एक्सटर्नल चैलेंज से। इस तमाम काम के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? इसके लिए कोई प्लान किसी के पास मुझे ख़ास नज़र नहीं आ रहा। रेवेन्यू जनरेशन का बहुत सारे सेक्टर्स हैं वो टैक्स नेट में है ही नहीं। बिल्कुल। जो ही आप उन पे हाथ डालने की कोशिश करते हैं, एक पॉलिटिकल रैलिंग उनके पीछे हो जाती है, वो सपोर्ट बेस होते हैं और फिर हुकूमतें उनके सामने सरेंडर कर देती हैं। ये इस तरह मज़ीद नहीं चल सकता। आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो अराउंड 9% है। चाहते हैं आप स्कैंडिनेवियन डेमोक्रेसी हैं जहाँ पे 91% है टैक्स टू जीडीपी रेशो, और कैसे होगा 9 और 91 का जो कंपैरिजन है, ये सिंपल मैथमेटिक्स वो सबको समझ आती है। हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द टैक्स नेटवर्क, अकाउंटेबिलिटी भी हुकूमतों की ज़्यादा होगी, सवाल करने का हक भी बढ़ जाएगा, इन्हांस हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। मैं जब टैक्स पेयर होऊंगा तो मैं बड़े फोर्सफुल विसिफोरियस अंदाज में जो है ना पूछ सकूंगा कि जनाब आपको मेरा पैसा क्या है, कहाँ लगा रहा है, आपसे पूछ पाऊंगा। लेकिन जब मैं नॉन कंट्रीब्यूटर होऊंगा तो मैं किस किस्म का सवाल कर सकता हूँ, हक कहाँ से है सवाल करने का? 4 महीने में बड़े दौरे भी आपने किए, कितने मुल्क हो गए? जब मैं लकीली मेरे ख्याल में जब हमारा स्टैंड स्टार्ट हुआ तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली आ गई। तो यूएन जनरल असेंबली एक ऐसा फोरम है जिसको आप कतन इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उसको केटर फॉर करना पड़ता है, उसको एड्रेस करना पड़ता है। वो हमने किया। अमेरिका हो गया, उसमें थोड़ी इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन था, वो इतना ज़्यादा हो गया कि लोग समझ रहे थे कि शायद मैंने आधा बर आज़म घूम लिया, हालांकि मैं सिर्फ एक ही शहर में वो सारा इंटरेक्शन हो रहा था। उसके बाद आपको रीफ्यूलिंग के लिए यूरोप में कहीं पर रुकना पड़ता है। तो वी लैंडेड एट यूके, वहाँ पे हमने इंटरेक्शन रखा 2 दिन का, वो हुआ और उसके बाद वापसी हो गई। फिर BRI का जो फोरम था चाइना में, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर द चाइनीज इन लास्ट 1 डेकेड। तो पाकिस्तान हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड देयर, और वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के जो लीडरशिप थी उनके साथ इंटरेक्शन का मौका मिला। फिर ECO हेड ऑफ गवर्नमेंट से इजलास था ताशकंद में, वो अटेंड करना था। उसके बाद बायलैटरल एग्रीमेंट्स थी विद UAE, कुवैत, वो हमने करनी थी। COP28 आ गया। COP28 में पूरी दुनिया की लीडरशिप आई हुई थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ज़ाहिर है बड़ा संजीदा डिस्कोर्स वहाँ होना था। वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनके सरबराहान मुमलिकत से मिलने का इत्तेफाक हुआ। वो शायद लोगों को ये लग रहा है कि जब मैंने कोई 50-60 ममालिक की तो अभी 7 तक पहुंचा कर लिया, बस यही है। अच्छा यही है, बस यही है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा अगर चेक करें कि कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इतने दौरे। देखिए मैं आपको एक छोटी सी अर्ज करूं कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो है ना वो डे टू डे गवर्नेंस के हवाले से आपने अपना किरदार अदा करना होता है। तो उसमें जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं या बैरूनी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात किसी भी गवर्नमेंट के होते हैं, तो वो तो आपने ही इंटरेक्ट करना होगा ना। उसके लिए कोई अलहदा एंटिटी तो नहीं क्रिएट की जा सकती है कि जी ये केयर टेकर गवर्नमेंट में मैं हूँ, लेकिन जो बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्शन होगा ये एक मखसूस तबका हमने बना दिया, ये इन 4 महीनों में ये करोगे। ये
क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल में अनड्यू है। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जाहिर है इतने इंपॉर्टेंट दौरे जहाँ पर हुए हैं तो हमारे आपके दौर के अंदर एक अफगान रेफ्यूजीज़ का भी एक इशू आया और लोग ये कहते हैं कि भाई आपको अफगानिस्तान जाना चाहिए था या उनकी लीडरशिप को मेन यहाँ पर बुलाकर उनके साथ एक ऐसी एंगेजमेंट दिखानी चाहिए थी या करनी चाहिए थी जिससे बैरून ममालिक के भी मुंह बंद होते और दोनों गवर्नमेंट्स में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता कि भाई ये जो मेजर्स पाकिस्तान ले रहा है वो खालिसतन अपनी सिक्योरिटी के हवाले से ले रहा है। दिस हैज़ नथिंग टू डू अगेन, दिस इज नॉट अगेंस्ट अफगान्स, दिस इज समथिंग वेरी यू नो। अच्छा, बैरून ममालिक के जो मुंह है वो वैसे बंद हो चुके हैं। वो ऐसे बंद हैं कि ऑस्ट्रेलियंस ने जो असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए एक आइलैंड बनाया हुआ है। पहले उस आइलैंड पे उनको ले जाते हैं और फिर वहाँ से उनके एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हैं। यूके ने अभी लेजिस्लेशन कराई हुई एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, रवांडा या गालिबन किसी मुल्क को कह रहे हैं कि तमाम लोगों को हम वहाँ भिजवाएंगे, वहाँ पर आप उनको रखें। तो बाकी दुनिया का रिकॉर्ड हमसे वर्स्ट है। पाकिस्तान ने तो सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि जो इल्लीगल एलियंस हैं जिनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो रिकॉर्ड में मौजूद है रेफ्यूजीज, उनमें से तो एक बंदा हमने ना निकाला है ना इरादा है। सही है। हम ये कह रहे हैं कि जो बाकी दुनिया का जिस तरह मूवमेंट रेगुलेटेड है, क्या आप यूके वैसे ही बगैर जवाज़ुल सफ़र जिसे कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं, उठ के जा सकती हैं? नहीं, वो वापस फेंक देंगे। फ्रांस जा सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकती हैं, अरब ममालिक उम्रे के लिए जा सकती हैं, हज के लिए जा सकती हैं, ज़ियारत के लिए नजफ़ जा सकती हैं, ईरान कहीं पे जा सकती हैं। मुझे बता दें, ये वाहिद अनोखा मुल्क और अनोखी रवायत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थी, जिसका जी चाहे आए, जिसका जी चाहे जाए। हमने सिर्फ यही कहा कि जनाब इस मोमेंट को हम रेगुलेट करते हैं, आप जाएं अपने ममालिक से, वहाँ से पासपोर्ट्स इशू कराएं, हमारे मिशंस वहाँ मौजूद हैं, वीज़ास के लिए अप्लाई करें। हम बिल्कुल अफगान के न दुश्मन हैं, न हम उनको दुश्मन समझते हैं। वो हमारे हमसाया हैं, हमारे भाई हैं। हमारा और उनका जो है एक रवायती कल्चरल, दीनी ताल्लुक, लिंग्विस्टिक, ये हमारे उनके सब कॉम्युनैलिटीज़ हैं, लेकिन वो अलहदा मुल्क हैं, हम अलहदा मुल्क हैं। कोई काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है या उसके बाद मीडिया को और सोशल मीडिया पे उस काम को जस्टिफाई करना ज़्यादा मुश्किल होता है? मीडिया में भी थोड़ा सा गुजारा हो जाता है, सोशल मीडिया में तो बिल्कुल नहीं होता। वो एक ऐसा चैलेंज है जो कि मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को है। एक नया टूल बन चुका है, नया टूल ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है, इंडिविजुअल एम्पावर हो चुका है। कोई शख्स यहाँ से 2000 मील दूर अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ बैठा हुआ, वो अगर आपको गाली बकना चाहता है, आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ करना चाहता है, दोनों का इख्तियार उसके पास है, और इस इख्तियार को वो जैसे जी चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसकी ना कोई मॉनिटरिंग है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना उसको कोई लॉज एंड रेगुलेशंस उसको रेगुलेट कर रहे हैं। वो ओवरवेल्म्ड है। अब उसकी तालीमी काबिलियत कितनी है, उसकी इल्मी सतह क्या है, उसकी तरबियत कैसे हुई है, इन तमाम चीज़ों से वो मुबर्रा है। न वो उस पर कोई जजमेंट हो रही है, न उस पर कोई राय ज़नी हो रही है। अब इतनी ताकत के साथ जो है ना, वो ट्विटर के अकाउंट पे बैठ गया। अब उसका कौन मुकाबला कर सकता है? आप करते हैं उसका मुकाबला? नहीं, मैं तो बहुत हकीर सा इंसान हूँ, मैं कैसे मुकाबला करूँगा? ये मुकाबले कानून से होंगे। मतलब आप समझते हैं सोशल मीडिया को रेगुलेटेड होना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज़ को, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर हो, उसको रेगुलेट होना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर को एब्सोल्यूट फ्रीडम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया को भी रेगुलेट ही किया गया ना। अगर उनको रेगुलेशन नहीं होती, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चंद कवानीन के ज़िम्रे में आता है, तो ये नहीं हो सकता कि ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिल आखिर कवानीन इनके लिए बनाने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा तनकीद क्या होती है? अच्छा, मुझ पे तनकीद किस किस डोमेन्स पे, किस किस एस्पेक्ट को लेकर? मनचले जिसका जहाँ जो जी आए वो उस पे तनकीद और दशनाम तराजी वैसे ज़्यादा होती है, तनकीद कम होती है। हाँ, गालियाँ ज़्यादा बकते हैं। एक और चीज़ भी कहते हैं कि यू आर अ मैन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। आपको उन्होंने ला के बिठा दिया, चेरी पिक, हैंड पिक कहते हैं ना, उन्होंने ला के बिठा दिया, तो भाई आप तो उनके आदमी हैं। यही बात इमरान खान साहब के लिए कही जाती थी, यही बात शहबाज शरीफ साहब के लिए कही जाती थी, यही बात मियां नवाज शरीफ साहब के लिए की जाती थी। कोई अनोखी और नई बात करें जिसका मैं जवाब दूं।
तो ऐसा है या नहीं? सही है। देखिए, है या नहीं है, ये सवाल उनसे पूछा गया। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि तसलसल के साथ जो भी इस दफ्तर में विराजमान होता है, आता है, उसके लिए यही तासुर होता है और इसी तरह का तबर्रा उस पर भेजा जाता है। ये कोई नई बात, अनोखी बात नहीं है जिसका मैं जवाब दूं। मैं पहले भी कई मरतबा इसका जिक्र कर चुका हूँ। देखें, पाकिस्तान का जो स्टेट क्राफ्ट का स्ट्रक्चर है, उस स्टेट क्राफ्ट में तमाम लोग मिलके इसके गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको बार बार मैं मुख्तलिफ जगहों पे ये मैसेजिंग कर चुका हूँ कि जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं उसकी संजीदगी को समझें। मैं इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे बिठाया है, नहीं बिठाया, आगे किसी को बिठाएंगे, नहीं बिठाएंगे, ये रेलेवेंस खोती जा रही है। ये बात ये है कि क्या उसकी मदद या उसकी मुखालफत के साथ, दोनों सूरतों में जो आपके मसाइल हैं ये हल हो पा रहे हैं या नहीं, उस पर गौर करें। वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, वो ज़्यादा अहम है। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह हो, कोई भी हो। मैंने तो सिंपल। फरवरी के बाद यहाँ पे एक नई पार्लियामान ने आ जाना है, नई हुकूमत ने आ जाना है, फिर उस पर भी ये इल्ज़ाम लगेंगे शायद कि इनको भी इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। ये तो तसलसल के साथ होता रहेगा। मुल्क में चैलेंजेस हैं, माशी चैलेंजेस हैं, सियासी चैलेंजेस हैं, टेररिज्म के हवाले से चैलेंजेस हैं। इनको कौन कैसे बेहतर अंदाज में लेके आगे चलेगा, ये अहम सवाल है। वो तो इल्ज़ाम तो हम पे इल्ज़ाम तो ऐसे भी हैं, वैसे भी सही होते रहते हैं। मेरे लिए वो कोई अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए इसलिए अहमियत नहीं रखती कि मुझे पता है कि स्टेट क्राफ्ट में कॉन्स्टेंटली मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन, जिसको वो एस्टैब्लिशमेंट से ताबीर करते हैं, हालांकि एस्टैब्लिशमेंट उससे ज़्यादा ब्रॉडन वर्ड है, उसमें स्पेसिफिकली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का कितना अहम पॉजिटिव किरदार रहा है। वो इकोनॉमिक इंटरवेंशंस के हवाले से है, वो डिज़ास्टर के इंटरवेंशंस के हवाले से है, बाकी आपके फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस के हवाले से है, हमारे ख़ित्ते के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसके हवाले से है। जिन्होंने भी हुकूमतें की, इन सबको इसका इदराक है कि इस इंस्टीट्यूशन का क्या किरदार रहा है। जो इनको आज गालियाँ बक रहे हैं उन्हें भी पता है, जो इनकी तारीफ़ और तौसीफ़ कर रहे हैं उनको भी पता है। तो लिहाजा इसको किसी संजीदा फोरम के लिए रखें कि कितना किरदार होना चाहिए, कैसा किरदार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, बजाय इसके कि आप, मैंने अर्ज़ की कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना, ट्रेंड सेटिंग के तौर पे बॉट्स को मिला के और बाकी सारे टेक्निक्स करके एक फ़िज़ा बनाना चाह रहे हैं। इससे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ों में आपकी गवर्नमेंट बड़ी ईगर भी है। मिसाल के तौर पे प्राइवेटाइजेशन में बड़ा तेज़ काम हुआ, बहुत सारी और चीज़ें हमने देखी हैं। कुछ चीज़ों के बारे में बार बार सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा वर्ड पढ़ने में आता है वो है मैंडेट। केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है। अब मैंडेट तो नहीं है, लेकिन व्हाट इफ़ कोई नागहानी ऐसी आफत केयर टेकर गवर्नमेंट के वक्त में आ जाती है, तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के पास क्या क्या रास्ते हैं और कहाँ कहाँ तक केयर टेकर गवर्नमेंट जा सकती है? आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है वो क्या है? अच्छा, ये बिल्कुल लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि मैंडेट का उठाने का, क्या किसी भी गवर्नमेंट के पास वो मैंडेट है या नहीं है। मुझे हैरत इन तमाम लोगों पे होती है कि जिन जिन का मैंडेट था उनसे ये सवाल किए कि ये क्यों नहीं हुआ। हमसे बिल्कुल करें कि आपका मैंडेट नहीं है। एक्चुअली आपका कंपैरिजन पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट्स के साथ होता है जो कि बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट तरीके से रही हैं। मैंडेटेड गवर्नमेंट के साथ उसका कंपैरिजन करना चाहता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, मेरा मैंडेट नहीं है। जिनका था, क्या उन पे सवाल उठाएं, क्या उनसे जवाब लिए? इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिटिसिज्म है मैंडेट वाला, ये भी कोई जेन्युइन नहीं लग रहा है। ये महज एक नारे के तौर पे इन्होंने लिया है। जब किसी भी अमल का जवाब ना हो तो फिर उस पर मैंडेट का क्वेश्चन रेज करना। यकीनन कोई लेजिटिमेसी होगी जब हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमारा लॉ डिपार्टमेंट उसको वेट करता है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हो, चाहे वो कोई और डिसीजन मेकिंग हो। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में ऐसे नहीं हो सकता कि आप फ्लाउट करें, डिफाई करें कवानीन को और बादशाहत के मोड में चले जाएं और बादशाह सलामत की तरफ फैसले कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। कैबिनेट का फोरम मौजूद है, अब तो SIFC के लिए स्टैट्यूट्स बन गए हैं, कवानीन बने हुए हैं, उसका फोरम मौजूद है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। ये ट्विटर पे महज ये कहना कि मतलब आपका मैंडेट नहीं है, उससे जो मॉट क्वेश्चन है, जो लीगल क्वेश्चन है, वो सेटल तो नहीं हो जाता। मैंने आपको कहा ना, एम्पावरमेंट है, मन चले जो जी में आए कह देते हैं। अच्छा, आपने भी कहा कि फरवरी के बाद एक नई गवर्नमेंट आएगी, तो इलेक्शन फरवरी में ही है। 8 फरवरी अनाउंस हुए हैं, इसमें कौन सी ऐसी मतलब लग रहा है आपको भी? नहीं, लगने की क्या बात है, अनाउंस हुए हैं। मेरे ख्याल में 9 बजे से लेके 9 से 5 तक ये वोटिंग का टाइम है। 5:15 के बाद लेट ना होइएगा।
फिर वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे आप। वोट देना है, वजीर आजम साहब ने कहा वोट देना है। वजीर आजम ने नहीं कहना, ये आपका आईनी हक है, जमहूरी हक है। मैं ना भी कहूँ या कहूँ, मैं अपना हक इस्तेमाल करूंगा, मैं अपना हक राय दही इंशाल्लाह उस दिन जाऊंगा, अपना वोट इस्तेमाल करूंगा। तमाम पाकिस्तानी जितना टर्न आउट ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा, और अपने अपने पसंद के नुमाइंदे जाके चुने। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि होंगे नहीं इलेक्शन। उसकी वजह ये है कि जब भी इलेक्शन की बात आती है तो हम देखते हैं कि वो पंजाब केपी में केयरटेकर गवर्नमेंट अभी तक चल रही है। फिर उसके बाद अगर फेडरल की बात करें तो कभी हम कहते हैं कि जी पैसे नहीं है, कभी हम कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले जो है वो सेनेट वालों ने कह दिया कि जी इजलास वो क्या इलेक्शन मुलतवी करवा दो। तो लोग ये जो हमारे इदारे या इंस्टीट्यूशन है वो मूड में नहीं लग रहे। इलेक्शन पोस्टपोन होने की इस वक्त तक मुझे कोई भी वजह मेरे सामने नहीं आई है। अगर कोई वजूहत, ठोस वजूहत सामने आएंगी तो फिर मैं उस पर कोई राय नहीं कर सकूंगा। इस वक्त तक कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में लोग कैंपेन में हैं, हर एक अपने अपने हलके में जो है कन्वेंसिंग कर रहे हैं। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल में 8 फरवरी की शाम को ये बादल भी छट जाएंगे, और उसके बाद किसने हुकूमत बनानी है, हुकूमत साजी कैसे होनी है, इस पे बातें शुरू हो जाएंगी। ये सारी बातें भूल जाएंगे। अगला इंटरव्यू किसका लेना है ये पता लग जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, और आखिर में एक और सवाल ये भी है इलेक्शन के हवाले से कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए, होना ज़रूरी है। वैसे तो इस मुल्क की तारीख हम सब जानते हैं कितने कब होते रहे, लेकिन ये इलेक्शन चूंकि आपके अंडर आ रहे हैं, यू आर द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और आप इसको ओवरलुक कर रहे हैं एक बर्ड आई व्यू से, कितना आपको लगता है या कितना आप इस चीज़ पर हतमी राय दे सकते हैं कि ये फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? हमारी कोशिश होगी कि फ्री एंड फेयर हो और पैटर्न उसमें ऐसा ना हो। बाकी आपको पता है कि हमारे कल्चर में पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे जो कैंडिडेट्स जिस तरह की इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, मैं आपसे आगे निकलना चाहता हूँ, आप इनसे आगे निकलना चाहती हैं, वो उनसे आगे निकलना चाहती हैं, वो हमारे यहाँ अभी तक बहुत सारी चीज़ें एड्रेस और सेटल नहीं हुई हैं, और वक्त के साथ साथ ही होंगी। बाय एंड लार्ज कोशिश करेंगे कि ऐसा इलेक्शन हो, उसमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ रहे होंगे, इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा। तो जिस तरह के हमारे स्टैंडर्ड्स हैं रीजन के अंदर, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारी कोशिश ये होगी कि बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर ही रहें। व्हाट डू यू थिंक, कभी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए? आपका क्या ख्याल है? मुझे तो नहीं लगता कि हमेशा ही कोई ना कोई, जो एक तो ये है कि जो हारता है वो तो रोता है, ये तो तय है, उसको तो रोना ही है। उसमें पॉइंट ये है कि वो पहले हुआ करते थे तो इलेक्शन के बाद रोता था, अब बहुत सारे पहले ही रो रहे हैं। तो अच्छा, ये जो 2018 में भी पहले रो रहे थे, 2008 में भी पहले रो रहे थे, 2013 में भी पहले रो रहे थे। इस मरतबा ये ज़रूर फ़र्क है कि जो रोना धोना है उसकी आवाज़ ज़रा ऊंची हो गई है। जिस तरह आप टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर देते हैं ना, इस मरतबा जो क्लैमर है उसकी आवाज़ ज़रा ऊंची है, इसलिए सबको सुनाई दे रहा है। इससे पहले आवाज़ ऊंची इतनी नहीं थी रोने धोने की, लेकिन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट अंदाज में होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ये प्रोसेस जो है इलेक्टोरल प्रोसेस, इसको दुरुस्त करने के लिए भी एक बजाते खुद ये एक प्रोसेस है, ये इवेंट आपने इसको पार्लियामान को चाहिए कि जितने भी लेसन्स लर्न हैं आने वाले पार्लियामान उस पर मज़ीद गौर करें। जहाँ जहाँ पे फ्लॉज हैं, लॉज की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उनको दूर करें और बेहतर से बेहतर निज़ाम वज़ा करने की कोशिश करें। इस तरह होगा तो शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज। पूछ लिया कि मुझे लगता है या नहीं लगता, आपको क्या लगता है, हुए कभी फ्री एंड फेयर? मुझे और आपको तकरीबन बात एक जैसी लगती है कि नहीं हुए। देखिए, अब मतलब हमारे यहाँ ये मसाइल रहे हैं। अब आप ये कहें कि नहीं जी ये, और उसमें सिर्फ ये नहीं कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, मैं फिर दोबारा ये आपको अर्ज करूँ, पार्टियां करती जी, पॉलिटिकल जमातें जो हैं हर हलके में जाली शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, बजाय इसके कि वो अपने वोटर बनाए, वो जाली शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, मरे हुए लोगों के वोट कास्ट कराते हैं, और इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो कभी एक्सरसाइजेज हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से। लोगों का सिर्फ ये ख्याल होता है कि पाकिस्तान के इदारे खुसूसी तौर पर अगर इन्वॉल्व हैं तो ये फ्री एंड फेयर है, अदरवाइज़ हर चीज़ फेयर ही है, कोई चीज़ अनफेयर नहीं है। अनफेयर मीन्स जो है ना बहुत सारे प्लेयर्स की जानिब से आते हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब के साथ हमारी ये नशिस्त हुई, और नशिस्त का जो पार्ट 1 था, पहला है अहवाल आपने आज सुना,
और दूसरा अहवाल के लिए आपको हमारा प्रोग्राम कल देखना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 2 इसका हम आपको कल सुनाएंगे। तवील नशिस्त थी, लंबी डिटेल डिस्कशन हुई और समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ थी ये। अब हम भी अपने समंदर को कूजे में बंद करते हैं। आज का जो ये हमारा इलेक्शन मॉर्निंग का सिलसिला था ये अपने अख्ताम को पहुंचा है। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।